चलिए जी स्टार्ट लेते हैं इंशाल्लाह। कल हमने ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथमिक फंक्शंस कवर अप किए थे। और ग्राफ्स जितने भी हमने टॉपिक्स पास में कवर किए थे उससे रिलेटेड जो ग्राफ्स थे वो मैंने कोशिश की थी कि उसका आपको आइडिया दूं। मैंने कहा था कि ग्राफ जितने मैं कवर कर रहा हूँ शायद इसके अलावा भी कुछ वेरिएशंस आपको पास पेपर्स के अंदर नजर आ जाएं। बट मेरा कल की क्लास का जो मकसद था वो था आपके अंदर स्किल ट्रांसफर करना कि ये स्केचिंग आखिर होती कैसे है और किस तरह से कैलकुलेटर का आप सही इस्तेमाल करते हुए स्केचिंग कर सकते हो। तो अगर आपके सामने कल जो मैंने मामला रखे थे अगर आप उसमें अमल करेंगे इंशाल्लाह किस तरह किसी भी तरह का स्केच होगा इंशाल्लाह आप करने की पोजीशन में होंगे। और स्केचिंग न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन का के सवाल का एक पार्ट होती है। और वो नॉर्मली 2 मार्क का सवाल होता है जो कि इक्का दुक्का मार्क्स आगे पीछे हो सकता है ऊपर भी जा सकता है। बट यूजुअली 2 मार्क्स की एक रिक्वायरमेंट होती है स्केचिंग की जिसमें 2 स्केचेस भी बनाने होते हैं और साथ साथ हमें कुछ स्टेटमेंट भी छोटी सी लिखनी होती है। और वो किस तरह से सवाल आता है वो भी आपके सामने इंशाल्लाह मैं मॉडल क्वेश्चंस रखूंगा। फिर पास पेपर जब आप करेंगे तो आप लोगों को खुद ही अंदाजा होगा कि किस तरह से सवालात पास पेपर्स के आ रहे हैं। तो अब हम जो है वो स्टार्ट लेते हैं। न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस का इंट्रोडक्शन लेते हैं। न्यूमेरिकल सोल्यूशन ये हमारे सिलेबस का थर्ड लास्ट टॉपिक है जिसके बाद फिर सिर्फ फैक्टर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर रह जाएंगे इंशाल्लाह। तो न्यूमेरिकल सोल्यूशन का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। न्यूमेरिकल सोल्यूशन इज एन अप्रोक्सीमेशन to the solution of a mathematical equation, often used where analytical solutions are hard or impossible to find. All numerical solutions are approximations, some better than others, depending on the context of the problem and the numerical method used. और इन सब की समरी क्या है? Note: the numerical methods are used for solving equations when no exact method is available. इस पैराग्राफ को पढ़ के इन 3-4 लाइनों को पढ़ के जो आपको समझ आना चाहिए उसकी मैं वजाहत करने जा रहा हूँ। न्यूमेरिकल सोल्यूशन ये किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड है, एक तरीका है जिसके थ्रू हम एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस मेथड को फॉलो करके हमें एग्जैक्ट आंसर्स मिलते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। न्यूमेरिकल मेथड्स को अपनाने के बाद उसको अडॉप्ट करने के बाद उन तरीकों को फॉलो करने के बाद आंसर्स हमें एग्जैक्ट नहीं मिलते बल्कि अप्रोक्सीमेशंस मिलती हैं। आंसर्स अप्रोक्सीमेट होते हैं, आंसर्स एग्जैक्ट नहीं होते। सवाल: सर जब ये आंसर्स एग्जैक्ट होते ही नहीं है, अप्रोक्सीमेशंस होती हैं, तो फिर हम ऐसे मेथड को यूज ही क्यों करते हैं? क्यों ना हम एग्जैक्ट मेथड को यूज कर लें? तो भाई ये न्यूमेरिकल सोल्यूशन पर जाने की तो जरूरत ही तब पड़ती है जब एग्जैक्ट मेथड अवेलेबल ना हो। डॉक्टर्स वो खतरनाक खतरनाक दवाई देते हैं और जो दवाई देते हैं बड़ी कड़वी होती है और कड़वी दवाई मुझे पसंद नहीं है। और जब कड़वी दवाई पसंद नहीं है तो डॉक्टर के पास जाते क्यों हो? कौन जाता है शौक से? अगर मामला नॉर्मल तरीके से हल ना हो रहा हो तो ही तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ती है ना। बस यहाँ पर भी ऐसा ही। जब नॉर्मल तरीकेकार को अपनाने के बाद सोल्यूशन हासिल ना हो रहा हो तो फिर न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस की तरफ जाते हैं, न्यूमेरिकल मेथड की तरफ जाते हैं कि भाई हमारी मदद कर दो, किसी तरह सोल्यूशन ऑब्टेन करवा दो। तो न्यूमेरिकल मेथड्स तो अप्रोक्सीमेट यानी कि गुजारा ही करते हैं, एग्जैक्ट काम नहीं करके देते। तो समरी ये कहती है कि भाई कुछ मेथड्स अपनाने की जरूरत तब पड़ जाती है जब कुछ इक्वेशंस ऐसी नस्ल के हों, ऐसे इक्वेशंस हों जो नॉर्मल तरीकेकार से सॉल्व ना हो रहे। जब नॉर्मल तरीके से कोई इक्वेशन सॉल्व ना हो पा रहा हो तो न्यूमेरिकल मेथड्स को अपनाने की जरूरत पड़ती है। यही बात नोट फॉर्म में वाज़ेह तौर पे लिखी हुई। अब न्यूमेरिकल मेथड्स में हमारे सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं जो हमें कवर करनी है, तो इसमें 3 बुनियादी चीजें आपके सामने वन बाय वन रखूंगा और यही 3 चीजें आपके सिलेबस का मुतालबा भी है। अच्छा, इसके अलावा याद रखें P1 का एक टॉपिक आपने सर्कुलर मेजर पढ़ा था जिसमें एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा। आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है एस इक्वल्स टू आर थीटा। ये फॉर्मूला सर्कुलर मेजर वाले ये भी आपको यूज करने की जरूरत पड़ेगी और सर्कुलर मेजर की स्किल्स आपको यूज करने की जरूरत पड़ेगी टू शो समथिंग। क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्यूशन का अक्सर पहला पार्ट होता है शो दिस। कुछ शो करने के लिए न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के अंदर सर्कुलर मेजर की स्किल्स लगती है। कुछ पार्ट्स में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के थ्रू भी कुछ शो करवाया जाता है। उसके बाद बाकी पार्ट्स जो है न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस के होते हैं।
तो पहले पार्ट में अक्सर P1 के सर्कुलर मेजर की स्किल या डिफरेंशिएशन की स्किल या इंटीग्रेशन की स्किल का इस्तेमाल होता है। उसके बाद फिर बाकी पार्ट्स न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस के होते हैं। तो बस एक चीज ये बतानी थी कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो आपने P3 में ही पढ़ लिया, बट P1 का सर्कुलर मेजर जो आपने पढ़ा था उसकी अब स्किल आपको यहाँ पर दिखाने की जरूरत पड़ेगी। इसके सवालात आप देखेंगे इंशाल्लाह जब। अच्छा, अब तीन बुनियादी चीजें जो हमें न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस में न्यूमेरिकल मेथड्स तीन किस्म के जो फॉलो करने हैं उसमें वो क्या है? नंबर 1, द साइन चेंज रूल, रूट का अंदाजा लगाना साइन चेंज रूल से। नंबर 2, स्केचिंग अ पेयर ऑफ ग्राफ्स एंड डिटरमिन द लोकेशन ऑफ द रूट। एंड थर्ड इज आइट्रेशन। तो एक एस्पेक्ट है साइन चेंज रूल, दूसरा एस्पेक्ट है ग्राफ्स को बनाना और उसके पेयर ऑफ ग्राफ्स बनाना, दो ग्राफ्स बनाना और कुछ कंक्लूजन ड्राइव करना, और तीसरा मेथड है आइट्रेशन। अब किस मेथड से क्या हासिल होता है और कौन सा मेथड कैसे करना है, इसको सीखने की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहली चीज है द साइन चेंज रूल। अच्छा, ये हेडिंग के अंदर दो पॉइंटर्स आ रहे हैं, बल्कि ये हेडिंग आ रही है लोकेट अप्रोक्सीमेटली अ रूट ऑफ द इक्वेशन। हर इक्वेशन का रूट होता है। अच्छा, इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो जो मुझे हासिल होता है ना उसको क्या कहते हैं? सॉल्यूशंस, या उसको रूट्स भी कहते हैं, एक्स इंटरसेप्ट भी कहते हैं। ये नाम आपको P1 में इंट्रोड्यूस करवाए गए थे, उसको भी बताया था। ओ लेवल से बच्चों को पता होना चाहिए कि जब एक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, जब इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो हमें सॉल्यूशंस मिलते हैं, रूट्स मिलते हैं, सॉल्यूशंस, रूट्स, एक्स इंटरसेप्ट। अच्छा, थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन है, शोर आ रहा है, तो मुझे इसको खत्म करवाने, मैं इसको रिज्यूम करता हूँ। पहले नहीं, मेरी कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो रही थी तो मैंने थोड़ा सा शोर कम करवाने का कह दिया। इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग मैंने पॉज कर दी थी, कंटिन्यू करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि तीन किस्म की चीजें हमें फॉलो करनी है। साइन चेंज रूल, नंबर 1 साइन चेंज रूल, नंबर 2 ग्राफ्स, स्केचिंग अ पेयर ऑफ ग्राफ्स, एंड थर्ड इज आइट्रेशन, राइट। अब मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ इंशाल्लाह। सबसे पहले है, हेडिंग देख लें, लोकेट अप्रोक्सीमेटली अ रूट ऑफ द इक्वेशन। जब एक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है तो मुझे क्या मिलते हैं? सॉल्यूशंस मिलते हैं। उन सॉल्यूशंस को हम रूट्स भी कहते हैं और उसको हम एक्स इंटरसेप्ट्स भी कहते हैं। सॉल्यूशंस, रूट्स, एक्स इंटरसेप्ट्स। क्योंकि जब स्केचिंग करते हैं तो जहां एक्स एक्सेस को कट कर रहा होता है ग्राफ, वो मेरा रूट ऑफ द इक्वेशन होता है। तो अब ये जो हेडिंग आपको बता रही है वो ये नहीं कह रही कि रूट निकालो, रूट निकलेगा नहीं। रूट की खाली अप्रोक्सीमेट लोकेशन पता चलेगी कि किन वैल्यूज के दरमियान रूट लाई करता है। रूट की वैल्यू भी पता नहीं चलेगी, खाली अंदाजा होगा कि रूट 2 से 3 के दरमियान है या 2.5 से 3 के दरमियान है। तो लोकेट अप्रोक्सीमेटली अ रूट ऑफ द इक्वेशन, खाली लोकेशन रूट की पता चलेगी। मतलब इतना अप्रोक्सीमेट मेथड है कि रूट की वैल्यू भी नहीं पता चल। अच्छा, पहले जो दो मेथड्स हैं वो लोकेशन बताएंगे, और जो तीसरा मेथड है आइट्रेशन, वो वैल्यू ऑफ द रूट बताएगा। वो वैल्यू भी एग्जैक्ट नहीं होगी, अप्रोक्सीमेट होगी, बट वैल्यू पता चल जाएगी। और पहले जो दो मेथड है साइन चेंज रूल और स्केचिंग का पेयर ऑफ ग्राफ्स, उससे वैल्यू का पता नहीं चलेगा, खाली अप्रोक्सीमेट लोकेशन का पता चलेगा कि किन वैल्यूज के दरमियान रूट लाई करता है। तो पहली चीज जो है वो है साइन चेंज रूल, एंड दिस इज यूज्ड टू डिटरमिन द अप्रोक्सीमेट लोकेशन ऑफ द रूट। वैल्यू ऑफ द रूट नहीं पता चलती, खाली रूट की लोकेशन पता चलती कि किन दो वैल्यूज के दरमियान रूट हमारा लाई करता है। और ये रिक्वायरमेंट आती है, वेरीफाई दैट द रूट लाइज बिटवीन 2 and 3। साबित करो कि रूट 2 और 3 के दरमियान लाई कर रहा है, तो वो साइन चेंज रूल के थ्रू साबित होता है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा आपके सामने रखता हूँ सिनेरियो। इफ द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर एन इंटरवल पी टू क्यू, मतलब अगर एक फंक्शन है जो पी से क्यू के दरमियान एग्जिस्ट करता है। अच्छा, इस कंटिन्यूस फॉर एन इंटरवल का क्या मतलब है? मतलब इसके दरमियान कोई ब्रेक नहीं है। जैसे हमने टेंजेंट फंक्शन पढ़ते हैं ना, तो 0 से 90 के दरमियान ग्राफ बनता है, फिर एक गैप होता है एसिम्प्टोट की वजह से, फिर 90 से 270 के दरमियान कंटिन्यूटी में बनता है, फिर एक गैप आता है, फिर उसके बाद बनता है। तो ये कंटिन्यूस नहीं कहलाता। और क्वाड्रेटिक कर्व अगर मैं जितना भी बनाऊंगा तो बीच में कोई ब्रेक नहीं है, मुसलसल बनता है। तो अगर कोई फंक्शन और उसका ग्राफ कंटिन्यूस हो फॉर एन इंटरवल पी टू क्यू, उसके दरमियान कहीं ब्रेक ना आ रहा हो, इन द इंटरवल फॉर द इंटरवल पी टू क्यू ऑफ इट्स डोमेन,
एंड इफ एफ पी एंड एफ क्यू हैव ऑपोजिट साइंस, मतलब एक फंक्शन में मैं p डालूं और उसी फंक्शन में मैं q डालूं और मेरे ऑपोजिट साइंस आए, मेरी ऑपोजिट साइंस आए, मतलब फंक्शन में अगर डोमेन मेरा 3 से 4 तक है और मैं 3 डालूं फंक्शन में तो मेरी पॉजिटिव वैल्यू आए, और 4 डालूं तो नेगेटिव वैल्यू आए, या वाइस वर्सा हो कि 3 डालने पे नेगेटिव वैल्यू आ जाए और 4 डालने में पॉजिटिव वैल्यू आ जाए। p और q डालने पर ऑपोजिट साइंस आए, तो इसका मतलब देयर इज एटलीस्ट वन रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 बिटवीन p एंड q। अगर एक फंक्शन और उसका कर्व p से q के दरमियान कंटिन्यूसली एग्जिस्ट करते हो और p डालने पे और q डालने पर ऑपोजिट साइंस आए, इसका मतलब कम से कम एक रूट p और q के दरमियान लाई करता है। एक तो लाई करता ही करता है रूट, हो सकता है एक से ज्यादा भी लाई करें, लेकिन हमें तो इतना ही पता लगाना है कि भाई रूट उसके दरमियान लाई करता है। तो अगर हमें p से q के दरमियान पता लगाना है कि रूट है या नहीं, तो हम पूरे फंक्शन में p डालेंगे और फिर पूरे फंक्शन में q डालेंगे। एक दफा पॉजिटिव साइन आएगी, एक दफा नेगेटिव साइन आएगी, हम कहेंगे देखो साइन चेंज हो रही है, लिहाजा रूट p और q के दरमियान लाई कर रहा है। इसको कहते हैं साइन चेंज रूट। सब्स्टिट्यूट two values one by one of the domain, the initial value and the final value. Substitute in the given function, in the given equation, and once you will obtain a positive sign and once you will obtain a negative sign, and then you will say, look, the sign has been changed. There is a sign change, and therefore the root lies between these two values. अब सर लॉजिक क्या है इसके पीछे? मतलब ये तो रटने वाली बात हो गई ना कि भाई डोमेन दिया हुआ है p से q तक, 2 और 3 के दरमियान साबित करना है, 2 डाल दिया 3 डाल दिया, ऑपोजिट साइंस आ गई। लॉजिक क्या है सर? लॉजिक के बगैर तो हमें मजा नहीं आएगा ना, मतलब लॉजिक तो समझाए ना हमें। तो बिल्कुल समझाएंगे इंशाल्लाह, लॉजिक भी समझाएंगे। अब सुने जरा लॉजिक क्या है। मिसाल एक आसान सा इक्वेशन देखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने देखते हैं। कंसिडर एन इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस इक्वल टू 0। एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस एफ एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 हमारा फंक्शन था। और अब एफ एक्स इक्वल टू 0 को सॉल्व करना है, तो अब जाहिर सी बात है एफ एक्स को मैं रिमूव करके ये मेरा इक्वेशन बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल 0। या मैं कह दूं ये मेरा फंक्शन है। अच्छा, अब करना क्या है? जो फंक्शन है ना, या जो जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 का जब मैं स्केच बनाऊंगा, मतलब स्केच तो इसका बनता है, इसको हटा के सोचे, एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 का मतलब वाई इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, उसका जब स्केच बनाऊंगा, सही है। तो अब आप देखें कि अगर इसका स्केच में बनाता हूं और इस पूरे फंक्शन में एक दफा मैं 0 डालता हूं और एक दफा 1 डालता हूं, तो 0 डालने पे जब मैंने फंक्शन की x की वैल्यू 0 डाली ना फंक्शन में, तो 0 माइनस 0 प्लस 2 वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। तो अब कर्व में देखें, 0 पे फंक्शन जो है y की वैल्यू 2 है, कर्व देखें आप। फिर इस पूरे इक्वेशन में मैंने एक दफा 1 डाला, जब 1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट की ना तो मेरा आंसर आ रहा होगा 1 माइनस 5 प्लस 2, तो माइनस 4 प्लस 2 इज माइनस 2। तो 0 डालने पे 2 आ रहा है, 1 डालने पे माइनस 2 आ रहा है। अब सोचो, 0 डालने पर 2 आ रहा है, 1 डालने पर माइनस 2 आ रहा है, तो सोचना यार, x की एक वैल्यू पे y पॉजिटिव है और x की दूसरी वैल्यू पे y नेगेटिव है, तो यकीनन उन दोनों x की वैल्यूज के दरमियान y 0 हुआ होगा। ऐसे कैसे कि y की वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई या नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई? ये कैसे हो गया? ऐसे थोड़ी होता है। अगर कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस उसकी है, हाँ कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस नहीं है, एसिम्प्टोट का चक्कर है, तो फिर तो ये हो सकता है। बट अगर उसकी एग्जिस्टेंस कंटिन्यूस है, जो कि ऊपर कंडीशन लिखी हुई है, इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर इंटरवल p टू q, कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस उसकी है, वो कंटिन्यूटी में बन रहा है, और p डालने पे पॉजिटिव आ रही है वैल्यू और q डालने पे नेगेटिव आ रही है, या वाइस वर्सा, ये q डालने पे नेगेटिव आ रही है और p डालने पे पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब उन दोनों के दरमियान जो ट्रांजिशन है उसमें कर्व यकीनन एक्स एक्सिस को हिट करेगा और उस वक्त वाई 0 होगा। वाई पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ है, तो बीच में कहीं वाई 0 हुआ होगा, और वाई 0 एक्स एक्सिस पर होता है। इसका मतलब कर्व यकीनन एक्स एक्सिस को टच किया, एक्स एक्सिस को कट किया कर रहा होगा उन दोनों वैल्यूज के दरमियान। तो अगर कभी एक्स की दो वैल्यूज डालने पर
y की एक नेगेटिव वैल्यू आए और एक पॉजिटिव वैल्यू आए, इसका मतलब उन दोनों के दरमियान कहीं y की वैल्यू जीरो हुई है, और जहां y की वैल्यू जीरो होती है उसी को तो हम x इंटरसेप्ट या रूट ऑफ द इक्वेशन कहते हैं। लिहाजा कभी वो कहे, रिक्वायरमेंट आती है वेरीफाई दैट द रूट लाइज बिटवीन 2 and 3, तो पूरे इक्वेशन में, पूरे इक्वेशन को आप एफ एक्स का नाम दें, उस पूरे फंक्शन में एक दफा आप पहली वैल्यू डालें, दूसरी वैल्यू डालें, और आपको साइन ऑपोजिट नजर आए तो उसको हाईलाइट कर दें, या तो इस तरह से लिखें जैसे मैंने लिखा है, इसको बताएं, एग्जामिनर को कम्युनिकेट करें, देखो देयर इज अ साइन चेंज, या इस तरह से मैं अक्सर लिखता हूँ, एज एफ जीरो इज ग्रेटर देन जीरो, एफ में जीरो डालने पर आंसर मेरा ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, मतलब पॉजिटिव आ रहा है, या इस तरह बयान कर दें, एज एफ जीरो इज पॉजिटिव and f1 is negative, therefore the root lies between 0 and 1, root lies between x equals to 0 and x equals to 1, तो as f0 greater than 0 है, पॉजिटिव है, एंड f1 लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव है, एक जगह पॉजिटिव आ रहा है, एक तरफ नेगेटिव आ रहा है, एक तरफ पॉजिटिव आ रहा है, एक तरफ नेगेटिव आ रहा है, लिहाजा रूट इन दोनों x की वैल्यूज के दरमियान लाई करेगा, रूट लाइज बिटवीन x equals to 0 and x equals to 1। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊं कि बहुत सारे इक्वेशंस ऐसे होते हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व होता है, साइन, कॉस, सेक, कोसेक, कॉट, तो अब एक याद रखना है P3 के अंदर ना, ये रेडियन मोड का चक्कर याद रखना है। पहले जो टॉपिक्स आप पढ़ते हैं ना, अलजेब्रा, पॉलिनोमियल, लॉग्स, लीनियर लॉ, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं होता रेडियन मोड का। ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं तो जहां डोमेन में डिग्री है वहां डिग्री मोड, जहां डोमेन रेडियन में दिया हुआ है वहां रेडियन मोड, बट डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इन तमाम टॉपिक्स में, यहां तक कि कॉम्प्लेक्स नंबर में भी जो आर्ग्यूमेंट का चक्कर है, जो एंगल होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, वो भी रेडियन मोड पे दिया जाता है, डिग्री में भी कहीं देने की इजाजत होती है, बट यूजुअली उसको बाय डिफॉल्ट रेडियन में दिया जाता है। तो समझ लें डिफरेंशिएशन ऑनवर्ड जितना भी एरिया है ना, ये आपका रेडियन मोड पर होता है। और यहाँ वाजे तौर पे मैंने लिखा है कि अगर आप अपना कैलकुलेटर रेडियन मोड पे नहीं करेंगे, डिग्री मोड पे करेंगे, तो आप एक चीज देखेंगे कि आपका एरर आ जाएगा, मतलब एरर नहीं आएगा, सॉरी, आपका गलत आंसर आ जाएगा, और आप देखेंगे कि अगर आप जीरो डाल रहे हैं या वन डाल रहे हैं, दोनों पे पॉजिटिव आ रहा होगा या दोनों पे नेगेटिव आ रहा होगा, तो साइन चेंज रूल के मुताबिक साबित ही नहीं होगा, आपके तो मार्क्स कट जाएंगे। लिहाजा साइन चेंज दिखाने के लिए और आपको खुद ऑब्जर्व करने के लिए और उस पार्ट की वेरिफिकेशन के लिए जो कि सवाल होगा कि वेरीफाई दैट, वेरिफिकेशन में जरूरी होगा कि आपका कैलकुलेटर रेडियन मोड पर हो, तो इस चीज को याद रखें, नोट्स में लिख दिया, द कैलकुलेटर मस्ट बी इन रेडियन मोड। तो सबसे पहली चीज साइन चेंज रूल, जिससे रूट की वैल्यू पता नहीं चलती, रूट की सिर्फ अप्रोक्सीमेट लोकेशन का अंदाजा होता है कि किन दो वैल्यूज के दरमियान रूट लाई करता है। लॉजिक क्या है मैंने आपके सामने रख दी, सही है, ये बात आपको समझ आ गई लॉजिकली कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ तक कुछ लिखना तो है नहीं, सब लिखा हुआ है, तो मुझे बता दें यहाँ तक बात समझ आ गई। ये आप पहली वैल्यू डालेंगे, दूसरी वैल्यू डालेंगे, एक दफा पॉजिटिव आएगा, एक दफा नेगेटिव आएगा, आप हाईलाइट कर देंगे, देखो देयर इज अ साइन चेंज, और एक इस तरह की लाइन लिख देंगे कि एज एफ जीरो इज ग्रेटर देन जीरो एंड एफ वन इज लेस देन जीरो। देखें एफ में जीरो डालने पर पॉजिटिव आंसर आ रहा है, एफ में वन डालने पर नेगेटिव आंसर आ रहा है, लिहाजा रूट एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू वन के दरमियान लाई करता है। तो ये आप लिख देंगे एक लाइन, तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। मुझे बताएं ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, साइन चेंज रूल हम सबको समझ आ गया, एक्नॉलेजमेंट दे दे जरा एक दफा। अच्छा अब दूसरे दूसरे एस्पेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे एस्पेक्ट में स्केचिंग हम अच्छी तरह से कल की क्लास में देख चुके हैं, स्केचिंग कैसे करनी है, किस तरह कैलकुलेटर के टेबल ऑप्शन का इस्तेमाल करना है, और अब कैसा भी स्केच हो आप कर सकते हो। कुछ फीचर्स थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कुछ बातें बताई थी सेक कोसेक कॉट में, फिर एक्सपोनेंशियल में कुछ बातें बताई थी, लोगरिथमिक में बताई थी, और वो मैंने एक नसीहत आपको अच्छी गाइडेंस दी थी कि कैसे स्केचिंग करनी है। अब सवाल कैसे आता है, जैसे कि मैं कई दफा पहले भी अर्ज कर चुका कि यूजुअली इट इज अ 2 मार्क क्वेश्चन, और 2 मार्क्स, जब आपके 2 मार्क्स का सवाल होता है तो उसमें आपको करना क्या होता है, आपको एक से ज्यादा ग्राफ्स बनाने होते हैं और आपको साबित करना होता है कि भाई इनके दरमियान एक रूट लाया करता है या दो रूट लाया करते हैं। अब सवाल किस तरह से आता है, तो रिक्वायरमेंट जिस तरह की सवाल में एग्जाम में क्वेश्चन में आती है वो मैंने यहाँ बुलेट पॉइंट्स में लिखी हुई है। तो पहले अच्छी तरह पढ़ लेते हैं, फिर मैं इसको थोड़ा इलेबोरेट करना चाहूंगा तो कर दूंगा। स्केचिंग अ पेयर ऑफ ग्राफ्स, 2 मार्क की रिक्वायरमेंट है, एक ग्राफ नहीं बनाना, दो बनाने, पेयर ऑफ ग्राफ्स। अच्छा इससे होता क्या है,
used to determine the number of routes along with their approximate location. ऊपर जो साइन चेंज रूल था उसका फोकस ये था कि रूट की वैल्यू पता नहीं चलती, रूट की लोकेशन पता चलती है कि रूट 2 से 2.5 के दरमियान है या 2.5 से 3 के दरमियान है या 3 से 4 के दरमियान है, लोकेशन पता चलती है। जबकि यहाँ पर ना सिर्फ लोकेशन पता चलती है बल्कि साथ साथ ये भी पता चल जाता है कि रूट्स की तादाद कितनी है। वहां से भी ये पता चलता था साइन चेंज रूल से कि एटलीस्ट एक रूट होगा, और वो सवाल भी इसी तरह पूछता है कि साबित करो कि इसके दरमियान एक रूट लाएगा। तो नंबर ऑफ रूट्स पे बात नहीं होती, लेकिन स्केचिंग से हमें ना सिर्फ लोकेशन ऑफ द रूट पता चल जाती है जो कि साइन चेंज रूल से भी पता चलती है, बल्कि साथ ही साथ मुझे तादाद भी पता चल जाती है कि उस इक्वेशन के रूट्स की तादाद कितनी है, आया वो एक रूट है या दो रूट है या इससे ज्यादा रूट्स। तो दिस मेथड इज यूज्ड टू डिटरमिन द नंबर ऑफ रूट्स अलोंग विद देयर अप्रोक्सीमेट लोकेशन। अब सवाल कैसे आता है, सवाल पढ़ लेते हैं। इस तरह से एग्जामिनेशन क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता है। बाय स्केचिंग अ सुटेबल पेयर ऑफ ग्राफ्स, show that the given equation has exactly one root in the given interval. By sketching a suitable pair of graphs, show that the given equation has exactly one root in the given interval. By sketching a suitable pair of graphs, show that the given equation has exactly one root in the given interval. अब क्या मतलब, एक गिवन इक्वेशन होगा और उसका एक गिवन इंटरवल डिफाइंड होगा बाय द एग्जामिनर, और मुझे कहेगा साबित करो कि इस पेयर ऑफ ग्राफ्स को स्केच करके साबित करो कि इस इक्वेशन का एग्जैक्टली एक रूट है। तो पता है क्या करना होगा, जैसे कह रहा है 0 से π/2 के दरमियान बताओ एक रूट है, तो 0 से π/2 के दरमियान पहला एक ग्राफ बनेगा, 0 से π/2 के दरमियान दूसरा ग्राफ बनेगा, और फिर दोनों ग्राफ्स का इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही होगा। तो फिर उस बेसिस पर आप बताएंगे कि इसका एक रूट है। हमने जब क्वाड्रेटिक P1 में पढ़ा था तो हम पढ़ते थे कि रूट का मतलब होता है, अगर सिर्फ स्टैंड अलोन कर्व की बात हो रही है तो रूट का मतलब होगा कर्व की एक्स एक्सेस के साथ इंटरसेक्शन, और अगर लाइन और कर्व की बात हो रही होगी तो लाइन और कर्व के दो इंटरसेक्शन होंगे तो दो रूट्स। एक इंटरसेक्शन है, लाइन इज अ टेंजेंट टू द कर्व, तो एक रूट। तो एक केस होता है जिसमें सिर्फ कर्व और एक्स एक्सेस की बात होती है, कर्व का एक्स एक्सेस से इंटरसेक्शन देखा जाता है, और एक केस होता है जिसमें लाइन और कर्व की इंटरसेक्शन देखी जाती है। सिमिलरली यहाँ भी ऐसा ही, या तो सिर्फ कर्व का स्टैंड अलोन देखा जाएगा कि एक्स एक्सिस को कहां हिट कर रहा है, या फिर दो ग्राफ्स बनेंगे और उन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट्स की तादाद से पता चलेगा रूट्स कितने। इंटरसेक्शन पॉइंट एक है तो एक रूट, इंटरसेक्शन पॉइंट एक से ज्यादा है तो एक से ज्यादा रूट। तो जब वो कहता है ना कि बाय स्केचिंग अ सुटेबल पेयर ऑफ ग्राफ्स शो दैट द गिवन इक्वेशन हैज एग्जैक्टली वन रूट, तो हमें फिर उस गिवन इंटरवल के लिए, जैसे 0 से π/2 है, उसमें पहला स्केच बनेगा, दूसरा स्केच बनेगा, और साबित करेंगे कि देखो दोनों ग्राफ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर। तो ये लिखा हुआ भी है मैंने कि आफ्टर स्केचिंग द ग्राफ्स विल इंटरसेक्ट एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, और ये आपका कमेंट भी होगा, स्केचिंग भी करनी है और लाइन भी आप लिखेंगे ना। मैंने कहा ना लाइन भी लिखनी होती है 2 नंबर के लिए, तो 2 नंबर के लिए पहले तो 1 नंबर मिल जाएगा, कोई भी एक स्केच बनाएंगे तो दूसरा स्केच बनाएंगे तो दूसरा नंबर नहीं मिलेगा, बल्कि एक छोटा सा कमेंट भी लिखना होगा। छोटा कमेंट ये होगा कि देखो आई हैव ड्रॉन द टू ग्राफ्स इंटरसेक्ट एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, देयरफॉर देयर इज वन रूट, ये होगा कमेंट। कोई ऐसा कोई मुश्किल कमेंट नहीं, सिर्फ ये बताना है कि देखो मैंने ग्राफ्स बनाए हैं तो वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पे या दो पॉइंट पे, लिहाजा जो आपके सवाल था कि एक साबित करो एक रूट है या दो रूट है, वो साबित कर दिया। बस सिर्फ इतना सा लिखना हो। तो आफ्टर स्केचिंग द ग्राफ्स विल इंटरसेक्ट एग्जैक्टली वन पॉइंट, सो यू विल राइट as the given graphs as the two graphs intersect at exactly one point, therefore there is only one root, hence shown। खत्म। अच्छा, फिर दूसरा बुलेट कह रहा है बाय स्केचिंग सुटेबल ग्राफ्स शो दैट द गिवन इक्वेशन हैज वन पॉजिटिव रूट एंड वन नेगेटिव रूट। अब देखें इस तरह का सवाल भी आता है कि कोई लेट सपोज कोई डोमेन ही उसने डिफाइन नहीं किया, ऐसे भी सवाल है जब डोमेन डिफाइन नहीं किया, कह रहा है स्केच करो और साबित करो कि जो गिवन इक्वेशन है उसके एक पॉजिटिव रूट है और एक नेगेटिव रूट है, एक पॉजिटिव रूट है और नेगेटिव रूट। तो आप स्केचिंग करेंगे, दोनों ग्राफ्स की स्केचिंग करेंगे, और स्केचिंग करके आप साबित कर देंगे कि दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो पॉइंट्स पर, और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो ऐसी साइड पर लाई करता है जिसका एक्स नेगेटिव, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स नेगेटिव है और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स पॉजिटिव है। तो एक पॉजिटिव रूट और आ रहा होगा और एक नेगेटिव रूट आ रहा होगा। तो जब स्केचिंग करेंगे तो आप बताएंगे द टू ग्राफ्स इंटरसेक्टेड 2 points, and at one point of intersection the value of x is negative, and for the other point of intersection the value of x is positive, hence proved। After sketching, the graphs will intersect at exactly 2 points, and one point will lie on the negative side and one on the positive side। मतलब एक का x नेगेटिव होगा, सिर्फ x की बात हो रही है, एक का x नेगेटिव होगा और एक का x पॉजिटिव होगा।
अब जब सवाल आएगा तो हम उसको समझने की पोजीशन में होंगे। स्केचिंग में आपको सिखा चुका हूँ, सवाल के साथ साथ ये चीज आप देख लेंगे इंशाल्लाह। तो ये दूसरी चीज थी स्केचिंग वाली। इसका फेयर आइडिया हो गया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और किस तरह से सवाल आ सकता है। अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह एग्जाम्पल पास पेपर का भी है, नोट्स के दौरान ही तो वो कवर हो जाएगा, तो आपको मजीद क्लैरिटी आ जाएगी। मुझे बताएं ये वाला एस्पेक्ट समझ आ रहा है कि स्केचिंग में किस तरह से साबित करना होगा। एक एक्नॉलेजमेंट दे दो, चैट पे सब एक्नॉलेजमेंट दे दो। ओके ग्रेट। अच्छा, अब जो तीसरा एस्पेक्ट है ना, जो तीन एस्पेक्ट्स है उसमें दो तो कवर कर लिए, दोनों से अप्रोक्सीमेट लोकेशन का पता चला, दूसरे वाले से नंबर ऑफ रूट्स का भी पता चल गया। बट जो तीसरा मेथड है ना, वो सिर्फ लोकेशन नहीं बताता बल्कि वैल्यू बता देता। ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है, फाइंडिंग रूट्स बाय आइट्रेशन। तो सबसे पहले तो अपने हाथ में कैलकुलेटर रखें, थोड़ी देर में मैं कुछ एक्टिविटी करवाऊंगा, जिसके बाद आप कैलकुलेटर के थ्रू आइट्रेशन करना सीखेंगे। और ये 3 नंबर की फ्री रिक्वायरमेंट हर दफा एग्जाम के सिलसिले में आती है। एक वेरिफिकेशन वाली अक्सर 2 नंबर के लिए आती है, और ये आइट्रेशन हमेशा, मतलब हमेशा कहूंगा क्योंकि मैंने तो 99% मेरे जहन में, मेरे जहन में तो कोई पेपर नहीं है जिसमें ऐसा ना हो। हर दफा 3 नंबर का आइट्रेशन का एक सवाल आता है जो कि फ्री के मार्क्स देने के लिए होता है। आपको सिर्फ ये चेक करना होता है एग्जामिनर को कि क्या इसको आइट्रेशन का कॉन्सेप्ट पता है और क्या उसको कैलकुलेटर इस्तेमाल करना आता है या नहीं आता। तो अगर आप ये स्किल्स डेवलप कर लेंगे, जो कि अगले 10-15 मिनट में स्किल डेवलप हो सकती है, तो उसके बाद आप कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। तो फाइंडिंग रूट्स बाय आइट्रेशन used to determine the iteration वाला मेथड is used to determine the approximate value of the root। अब लोकेशन नहीं पता चल रही, बाकायदा वैल्यू का पता चल रहा। अब जरा इसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपके सामने रखता हूँ इंशाल्लाह। If a sequence of values given by the iterative formula, if a sequence of values given by the iterative formula x equals fx, xn plus 1 equals fxn, with some initial value x1 converges to a limit L, then L is a root of the equation x equals to fx। अब सबसे पहले ये x equals to fx का क्या गेम है भाई? यूजुअली आप जब इक्वेशन देखते हैं तो वो इस तरह से होता है, y equals to fx होता है, y सब्जेक्ट होता है और दूसरी तरफ आपको x नजर आता है, y equals to x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ये आपको इक्वेशन नजर आता है। अब आइट्रेशन में गेम कुछ ये है कि अगर आपके पास लेट सपोज एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x-2, या आसान रखते हैं एक्स स्क्वायर, हाँ सही है, वो भी सही था, एक्स स्क्वायर माइनस 5x+2 मिसाल इक्वल टू 0। तो आप इसको रीअरेंज करेंगे और आप इस तरह करेंगे, x² + 2 इक्वल्स x² + 2 = 5x, और फिर x को आप सब्जेक्ट बना लेंगे। और अब या तो आप इस वाले x को सब्जेक्ट बनाएंगे या दूसरे वाले x को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो अगर राइट वाले x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो x इक्वल्स x² + 2/5 हो जाएगा। लेफ्ट पे जो x सब्जेक्ट बनाए वहां लिख देंगे n+1, और जो राइट पे x है वहां लिख देंगे n। इसी तरह एक तरीका और हो सकता है कि आप इस x² वाले को सब्जेक्ट बनाते, जिसको सब्जेक्ट बनाएंगे वहां आप n+1 लिखेंगे और दूसरी तरफ जो x होगा वहां लिखेंगे n। बॉटम लाइन ये है कि जब आपको एक इक्वेशन दिया हुआ होगा आप उसको रीअरेंज करेंगे, और रीअरेंज करके x को इन टर्म्स ऑफ x ही ऑब्टेन करेंगे। अच्छा सवाल, सर क्या ये रीअरेंजमेंट हम खुद करेंगे या एग्जामिनर करके देगा? द गुड न्यूज इज द एग्जामिनर विल डू दिस फॉर यू। ये भी आपने नहीं करना। क्यों पता है? अगर x इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस करना है ना, तो बाज औकात कुछ तरीके से ऐसा होता है कि अगर मैं एक्स पहले वाले x² वाले x को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो कन्वर्ज होगा, और दूसरे वाले x को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो कन्वर्ज नहीं होगा। अभी कन्वर्ज का क्या मतलब है मैं सब एलैबोरेट करता हूँ, मैं कोई चीज छोड़ूंगा नहीं इंशाल्लाह, सिर्फ थोड़ी देर सुने। तो बॉटम लाइन ये कि एक इक्वेशन जैसे हम देखते थे जिसमें इक्वल टू 0 होता था वो होगा, और x इन्वॉल्व होगा, उसमें हम किसी एक x को सब्जेक्ट बनाएंगे। अब कौन से x को सब्जेक्ट बनाएंगे ये एग्जामिनर खुद मुझे करके देगा, क्योंकि सिलेबस में लिखा हुआ है कि नॉलेज ऑफ द कन्वर्जेंस के व्हेन इट विल कन्वर्ज एंड व्हेन इट विल नॉट कन्वर्ज। इक्वेशन देखकर बताएं कि कब कन्वर्ज होगा कब कन्वर्ज नहीं होगा, ये चीज हम सिलेबस का मुतालबा नहीं है और ये चीज आपको पता नहीं होनी चाहिए। वो आपको ऑलरेडी एक ऐसा इक्वेशन देगा जो कन्वर्ज होगा, और आपने कन्वर्ज करके वैल्यू निकालनी होगी। अब कन्वर्ज का मतलब क्या है? अभी कन्वर्ज का मतलब आपने लफ्ज आपने कहीं और भी देखा है। P1 में एक टॉपिक आप पढ़ते थे अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसमें जीपी जो पढ़ते थे जीपी, उसमें आपको बताया जाता था कि सम टू इन्फिनिटी ओनली एग्जिस्ट फॉर अ ज्योमेट्रिक कन्वर्जन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन।
कन्वर्जन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वो प्रोग्रेशन होता है जिसमें कॉमन रेशो यानी कि r -1 से 1 के दरमियान होता है। अगर r -1 से 1 के दरमियान नहीं है तो सीरीज कन्वर्जन नहीं है, और कन्वर्जन नहीं है तो उसका सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा। सम टू इन्फिनिटी क्या होता था, चाहे एक सीक्वेंस एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के 100 टर्म्स ले लें या 1000 ले लें या 1,00,000 टर्म्स ले लें, उनको ऐड करें तो ऐड करने की वजह से एक वैल्यू ऑफ सम ऐसी होगी जो कभी अचीव नहीं हो सकती। मतलब अगर सम टू इन्फिनिटी 5 है तो 4.999999 की तादाद बढ़ती चली जाएगी, बट सम कभी 5 नहीं होगा। हाँ, एक वक्त आएगा कैलकुलेटर की औकात खत्म हो जाएगी, कैलकुलेटर खुद बोलेगा 5, बट हकीकत में वो 5 कभी होगा नहीं। ऐसी वैल्यू जो अनअटेनेबल हो या जिसपे कन्वर्ज हो जाए मामला, ऐसी वैल्यू, कन्वर्ज का मतलब टू मीट एट सम पॉइंट, किसी वैल्यू का रिकर होना, किसी वैल्यू का रिपीट होना। तो भाई 100 टर्म्स का सम लिया, 150 का लिया, 200 का लिया, तो एक सम ऐसा आ रहा है जो कि हर दफा सेम आ रहा है। मतलब अगर सम टू इन्फिनिटी 5 है तो 5 ही आ रहा है, तो वो हम कहते थे कन्वर्ज हो गया। यहाँ भी ऐसा ही है। जब x को इन टर्म्स ऑफ x आप एक्सप्रेस करोगे, कुछ वैल्यूज डालोगे, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि नई नई वैल्यूज x की आती रहेंगी, आते 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 x की वैल्यूज रिपीट होना शुरू हो जाएंगी, और आप कहोगे देखो ये तो कन्वर्ज हो गया। और जब x की वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाएगी और कन्वर्ज हो जाएगा तो आप बोलोगे यही तो रूट है। कन्वर्ज होकर जो वैल्यू आती है ना, वही रूट होता है। जैसे कन्वर्ज होकर सम टू इन्फिनिटी, कन्वर्ज होकर जो वैल्यू आती है उसको सम टू इन्फिनिटी कहते हैं, वैसे यहाँ पर कन्वर्ज होकर जो वैल्यू आती है उसको रूट ऑफ द इक्वेशन कहते हैं। अब सवाल करना क्या है, किस तरह से प्रोसेस होगा, ये समझाना है आपको। तो पहले मैं वन बाय वन चीजों को क्लियर कर रहा हूँ। पहली बात समझ लें, इफ अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज गिवन बाय द आइटरेटिव फार्मूला xn + 1 = fxn। अब ये समझें कि सबसे पहले एक इक्वेशन होगा, उसको रीअरेंज करके हम x को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ x इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x। अच्छा, एक रीअरेंजमेंट ऐसी है जिस पे कन्वर्जेंस होगी और कन्वर्ज होगा, और एक रीअरेंजमेंट पे कन्वर्ज नहीं होगा। तो मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया कि वो ऑलरेडी हमें एक बना बनाया इक्वेशन देगा, जो ऐसा इक्वेशन देगा जो कन्वर्ज होगा। हमें खुद से डिसाइड नहीं करना कि किस रीअरेंजमेंट पे कन्वर्ज होगा और किस पे कन्वर्ज नहीं होगा। तो एक तो ये ईज हो गया हमारे लिए। लेकिन हमें ये पता चल गया कि x को इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस करते हैं तो फिर एक ऐसा इक्वेशन आता है जिसमें कन्वर्जेंस होती है। अच्छा, अब जब x को इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस कर देते हैं ना, तो लेफ्ट पे जो x सब्जेक्ट बना हुआ होता है वहां हम खुद से लिख देते हैं n+1, और जो राइट पे जहां जहां x लिखा होता है वहां हम लिख देते हैं n। अच्छा, इसका क्या मतलब ये भी समझ लें, इसका क्या मतलब ये भी समझ लें। x n इज द ओल्ड। अच्छा अब सुने, मतलब x डालूंगा तो x आएगा। x इन टर्म्स ऑफ यूजुअली y इन टर्म्स ऑफ x में क्या होता है, x इनपुट करता हूं तो y हासिल होता है ना, ऐसा ही है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, x2 डाला तो 4 आया, तो x2 डालने पे y की वैल्यू 4 आ गई। x डालता हूं तो y आता है, बट x इक्वल एक्स स्क्वायर है तो x2 डालने पे जो वैल्यू आई वो भी x की आई, x2 डालने पे x4 आ गया। तो x इन टर्म्स ऑफ x में x इनपुट करने पे वैल्यू भी x की आती है। तो जो वैल्यू इनपुट की जाती है उसको कहते हैं ओल्ड वैल्यू, और जो नई x की वैल्यू आ जाती है उसको कहते हैं न्यू वैल्यू। तो इसीलिए कहते हैं राइट वाला जो x है वो xn है, xn मैंने कहीं लिखा होगा, पता नहीं, नहीं लिखा। xn is my old value, and on the basis of that we obtain xn+1। xn डालने पर, कोई एक वैल्यू x की डालने पर जो नई वैल्यू आती है उसको n+1 इसलिए कहते हैं क्योंकि ये न्यू वैल्यू होती है, क्योंकि ये न्यू वैल्यू होती है। अब सुने जरा, अगर x इन टर्म्स ऑफ x है तो मैं एक x डालूंगा तो जो नया दूसरा x आएगा, तो जो x डालूंगा वो ओल्ड x है और जो x आएगा वो न्यू x है। तो जो x डालेंगे उसको कहेंगे xn, और जो नया आएगा उसको कहेंगे xn+1। अब ये प्रोसेस शुरू कैसे होगा, कोई एक वैल्यू तो डालनी पड़ेगी, तो जो एक वैल्यू डालनी पड़ेगी उसको कहते हैं इनिशियल वैल्यू, और वो उसको नाम देते हैं x1, अक्सर उसको x0 भी कह सकते हैं। चले हमने उसको x1 कह दिया। अब एक इनिशियल वैल्यू x1 डलेगी तो x2 आएगी। अच्छा, फिर जो x2 आई है ना उसको डालेंगे ना वापस इक्वेशन में राइट साइड पर, तो x3 आ जाएगा। अच्छा, अब जो x3 आया ना उसको अब राइट साइड पे डालने की बारी है, जब उसको डालेंगे तो x4 आ जाएगा। तो x डालने पर, x की ओल्ड वैल्यू डालने पर x की न्यू वैल्यू हासिल होगी, और इस न्यू वैल्यू को वापस डालने पर एक और जो वैल्यू हासिल होगी वो फिर नहीं न्यू होगी। तो इस तरह से न्यू वैल्यूज आती जाएंगी आती जाएंगी आती जाएंगी, और एक वक्त आएगा कि जो न्यू वैल्यूज आएंगी वो सेम आना शुरू हो जाएंगी, मतलब उसमें चेंजिंग होना बंद हो जाएगी।
जब उसमें चेंजिंग होना बंद हो जाए तो हम कहेंगे ये वैल्यू कन्वर्ज हो गई, और जहाँ कन्वर्ज हो गई वही मेरा रूट होगा इक्वेजन का, वही मेरा इक्वेजन का रूट होगा। अब इनिशियल वैल्यू कुछ सवालात में दी हुई होती है और कुछ सवालात में हमें खुद से सवाल के सिनेरियो के मुताबिक लेनी पड़ती है। मैजिक ये होता है आइट्रेशन का कि इनिशियल वैल्यू कुछ भी डाल दो, इनिशियल वैल्यू कुछ भी डाल दो, कन्वर्स तो होना ही है, कन्वर्स तो होना ही है। बट हम सवाल के सिनेरियो के मुताबिक वैल्यू डालते हैं ताकि हमारा कन्वर्जेंस राइट टाइम पर जल्दी अचीव हो जाए। ऐसा तो नहीं कि रिजल्ट्स ऑफ कन्वर्जेंस लिखते ही चले जाएंगे, क्योंकि कहता है ना वो कन्वर्जेंस के रिजल्ट्स भी लिखते जाओ, अभी सवाल देखेंगे तो पता चलेगा। तो मैंने जो आपको बताया कि एक्स एन प्लस वन इक्वल एफ एक्स एन, मतलब एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एक्स, जैसे वाई इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एक्स होता था, वैसे अब एक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स होगा। तो अगर x1 डालेंगे तो x2 आ जाएगा, फिर इस x2 को जब डालेंगे तो x3 आ जाएगा, फिर x3 को डालेंगे तो x4 आ जाएगा। और ये नए x आते आते एक वक्त ऐसा आएगा कि x की जो वैल्यू आना शुरू होगी उसमें तब्दीली बंद हो जाएगी और वही वैल्यू वापस आना शुरू हो जाएगी। जब वही वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाए तो हम कहेंगे वैल्यू क्या हो गई, कन्वर्ज हो गई भाई, इक्वेजन कन्वर्ज हो गया। इसका मतलब जो कन्वर्ज के बाद जो वैल्यू आई वही रूट ऑफ द इक्वेजन होगा। यही बात यहाँ बयान हुई है। और फिर हम एग्जाम्पल में देख भी लेते हैं। If a sequence of values given by the iterative formula xn plus 1 equals fxn with some initial value x1 converges to a limit L, converges to a limit L, then L is a root of the equation x equals to fx। बोला अगर iterative formula मेरे सामने बन गया, तो x को इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस करते हैं, राइट वाले x में xn लिख देते हैं, लेफ्ट वाले x में xn plus 1 लिख देते हैं, तो ये एक iterative formula बन गया। तो iterative formula से नॉर्मल इक्वेशन बनाना हो ना, तो राइट साइड पर जहां जहां n लिखा हुआ है x के नीचे वहां से n हटाओ, लेफ्ट साइड पर जहां n+1 लिखा है वहां n+1 हटाओ, तो नॉर्मल इक्वेशन बन गया। नॉर्मल इक्वेशन में लेफ्ट साइड पर n+1 लिखा, राइट साइड पर जहां जहां x है वहां n लिखा, तो आइटरेटिव फॉर्मूला बन गया। तो अक्सर आइटरेटिव फॉर्म इक्वेशंस को इस्तेमाल करते हुए आइटरेटिव फॉर्मूला बनाने का कहता है खाली n और n+1 ही लिखना होता है, और कभी आइटरेटिव फॉर्मूला से इक्वेशन बनाना होता है, तो हम सवाल देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो ये x इक्वल एफ एक्स एक इक्वेशन था, उसमें जब ये इक्वेशन बन गया तो हमने कहा भाई राइट साइड पर n लिख दो, लेफ्ट साइड पर n+1 लिख दो, तो आइटरेटिव फॉर्मूला आ गया सामने। तो इफ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज, मतलब सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज का मतलब जो x की नई नई वैल्यूज आती जा रही है उसकी एक सीक्वेंस बन रही है, गिवन बाय द आइटरेटिव फॉर्मूला विद सम इनिशियल वैल्यू x1 कन्वर्जेस टू अ लिमिट L, कन्वर्ज हो जाए किसी एक लिमिट L पर रीच कर जाए, कन्वर्ज हो जाए, रिपीट होना शुरू हो जाए, देन L इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन x इक्वल्स एफ एक्स। फिर जो जहां कन्वर्जेंस हुई है, जिस वैल्यू पे आके मामला रुक रहा है, जो वैल्यू रिपीट होना शुरू हो गई, वही उस x इक्वल्स एफ एक्स इक्वेशन का रूट है। सही है। तो ये यकीनन आपने अपने पास नोट कर लिया होगा कि xn हमारी ओल्ड वैल्यू है, xn प्लस हमारी न्यू वैल्यू है। और इसके बाद हम एग्जाम्पल की तरफ जा रहे हैं। अच्छा ये मैंने देखिए आगे लिखा, xn इज द ओल्ड वैल्यू, xn प्लस 1 इज द न्यू वैल्यू। अच्छा अब देखिए, ये एग्जामिनर ने सिलेबस में एक रिक्वायरमेंट लिखी है, आइट्रेशंस मे और मे नॉट कन्वर्ज। कह रहा है मैं जब आइटरेटिव फॉर्मूला मैं आइटरेटिव फॉर्मूला बनवाऊंगा नहीं, मैं ये कहूंगा नहीं कि खुद बताओ कैसी रीअरेंजमेंट कन्वर्ज होगी और कैसी रीअरेंजमेंट कन्वर्ज नहीं होगी। बट ये सिलेबस में ये लिख रहा है कि बच्चों को ये शऊर जरूर होना चाहिए कि कुछ आइट्रेशंस कन्वर्ज होती हैं, कुछ कन्वर्ज नहीं होती। बहुत कम सवाल आते हैं, लेकिन चंद सवाल ऐसे हैं जिसमें उसने दो आइटरेटिव फॉर्मूला दिया और पूछा बताओ कौन सा कन्वर्ज हो रहा है कौन सा कन्वर्ज नहीं हो रहा। तो हमने आइट्रेशन का फॉर्मूला प्रोसेस फॉलो किया, तो जब कन्वर्ज हो रहा था तो हमने कहा देखो ये कन्वर्ज हो रहा है, और जब कन्वर्ज नहीं हो रहा था तो हमने बता दिया ये कन्वर्ज नहीं हो रहा। बस ये शऊर होना चाहिए कि कभी कभार इक्वेशन कन्वर्ज होता है, कभी नहीं होता। अब मिसाल है, एक इक्वेशन है x³ - 3x - 5 = 0। अब इसको रीअरेंज करने के दो तरीके, ये जो x³ वाला x है इसको सब्जेक्ट बना लिया जाए। तो अब मैं इसको सब्जेक्ट बनाता हूं, तो पहले क्या करूंगा, x³ इक्वल्स 3x + 5 करूंगा, और फिर हटाने के लिए क्यूब रूट लूंगा दोनों तरफ, लेफ्ट पे भी क्यूब रूट लूंगा और राइट पर भी क्यूब रूट लूंगा। तो ये हो जाएगा x = क्यूब रूट ऑफ 3x + 5, x = क्यूब रूट ऑफ 3x + 5 हो जाएगा। अच्छा अब ये मैंने रीअरेंज किया, अब जो लेफ्ट साइड पर x था उसकी जगह मैंने लिख दिया n+1 कि ये xn+1 है, और यहाँ जो x नजर आ रहा था यहाँ लिख दिया xn। मतलब यहाँ वैल्यू डलेगी तो फिर नया आंसर आएगा, ओल्ड वैल्यू डलेगी तो न्यू वैल्यू आएगी, फिर जो न्यू वैल्यू आई थी वो जब यहाँ डलेगी तो फिर एक और न्यू वैल्यू आएगी, और ये प्रोसेस चल पड़ेगा। अच्छा और जब मैंने इस वाले x को सब्जेक्ट बनाया, मैं -3x को वहां ले गया तो x³ - 5 हो गया।
फिर 3x का 3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया x³ -5 इक्वल्स 3x, और फिर 3 को यहाँ से हटा के क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आया तो x इन टर्म्स ऑफ x बन गया। अब ये जो x इन टर्म्स ऑफ x बना है ये कन्वर्ज नहीं होगा। अभी आप करके देखेंगे ना, मैं आपको बताता हूँ तो आप देखिएगा। तो एग्जामिनर कह रहा है ये खुद से पता नहीं लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप ट्राई करते रहोगे और आप बताओगे बताओ किस तरह कन्वर्ज होगा, नहीं, ये नहीं, कन्वर्ज करके देगा, इक्वेशन देगा रीअरेंज करके, आपको कन्वर्ज करना होगा। बट नॉलेज पता होनी चाहिए कि भाई कभी कभार इक्वेशन कन्वर्ज होते हैं, कभी नहीं कन्वर्ज होते हैं। किस तरह से सवाल आता है, इक्का दुक्का सवाल पास में मौजूद है, बट बहुत ज्यादा इसका एक्सपोजर नहीं है। बट आपको इल्म होना चाहिए कि क्या आप के बता सकेंगे देखो भाई ये इक्वेशन कन्वर्ज नहीं हो रहा। अच्छा, अब सवाल, कन्वर्जेंस का प्रोसेस चलाते कैसे, किस तरह से स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ एक इनिशियल वैल्यू मैंने दी हुई है कि देखो ये जो मेथड नंबर 1 है, एक एक रीअरेंज करने का मेथड 1 है वो कन्वर्ज हो रहा है, और मेथड 2 फेल टू कन्वर्ज है, आप खुद भी चेक करें। अब आप उठाएं कैलकुलेटर सबसे पहले, और आलिया आप माइक पर मेरे साथ आ जाएं ताकि मुझे पता चले कि आप प्रोसेस कर रही हैं, बाकी सब फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। कैलकुलेटर आपके हाथ में आ जाए तो माइक खोल लें। हाँ जी सर। अच्छा बेटा, कैलकुलेटर उठाएंगी और उसमें क्यूब रूट वाला ऑप्शन खोलेंगी, क्यूब रूट वाला ऑप्शन है ना। जी। अच्छा, क्यूब रूट वाले ऑप्शन में आप लिखें क्यूब रूट ऑफ 3 टाइम्स 2 + 5, क्योंकि इनिशियल वैल्यू हमें x1 = 2 दी हुई है, तो मैं x2 निकालने की कोशिश में हूं। जब मैं 2 डाल रहा हूं तो 2x1 है, क्योंकि xn+1 के लिए मैं xn डालूंगा। तो xn मतलब जब मैं x1 डालूंगा तो x1+1 मतलब x2 हासिल हो जाएगा। तो x2 हासिल करने की कोशिश में मैंने क्या किया, क्यूब रूट ऑफ 3 टाइम्स x+5 था, x की जगह जो इनिशियल वैल्यू दी हुई थी x1 जो दिया हुआ था वो मैंने डाल दी 2, तो 3 टाइम्स 2 + 5। देखें आपके पास 2.22398 आ रहा है। हाँ जी सर। हाँ। तो अब देखिए आपको x1 दिया हुआ था, इनिशियल वैल्यू बाजों का दी हुई होती है, बाजों का सवाल के सिनेरियो के मुताबिक हमें खुद से डिसाइड करनी पड़ती है। वैसे कुछ भी इनिशियल वैल्यू डालें, जिस इक्वेशन की फितरत में कन्वर्ज होना है वो कन्वर्ज होकर रहेगा। अभी ये कोई और वैल्यू डाल के भी आप चेक करोगे ना कन्वर्ज हो जाए, बट इनिशियल वैल्यू का अंदाजा जितना अच्छा लगाएंगे उतना जल्दी कन्वर्ज होगा, तो हमारे लिए बेहतर जल्दी कन्वर्ज होना होता है। तो हमने जब जब हमने 2 डाला तो मेरा आंसर आ गया 2.22398। अच्छा, ये गाइडेंस देता है वो, शोइंग द रिजल्ट ऑफ ईच आइट्रेशन टू इतने इतने सिग्निफिकेंट फिगर्स। यूजुअली 2 का फर्क होता है कि अगर आंसर 2 डेसिमल में मांगा है तो वो कन्वर्ज जो है वर्किंग वो 4 डेसिमल प्लेसेस में मांग रहा होगा, लेकिन अभी यहाँ मैंने वर्किंग 5 DP में की हुई। तो मिसाल एग्जामिनर ने कह दिया शोइंग द रिजल्ट ऑफ ईच आइट्रेशन टू 5 डेसिमल प्लेस, तो रिजल्ट ऑफ ईच आइट्रेशन ये जो मैं कर रहा हूँ उस वक्त, जब मैंने 2 डाला तो मेरे पास जो आंसर आया 2.22398 ये आइट्रेशन का रिजल्ट है। अच्छा, मैंने यहाँ पहले स्टेप में लिखा है शो वर्किंग, क्योंकि 3 नंबर का सवाल होता है और पहला नंबर मेथड का मिलता है। इस चीज का कि बच्चे ने इनिशियल वैल्यू को इक्वेशन में सही से इनपुट करके पहली कन्वर्जेंस का रिजल्ट बिल्कुल सही निकाला, मतलब पहला रिजल्ट बिल्कुल सही निकाला, कन्वर्ज तो अभी हुआ नहीं लेकिन पहली वैल्यू एक्स की बिल्कुल ठीक निकाली, तो इसका एक मार्क होता है। तो अगर किसी बच्चे ने लेट सपोज डाला बिल्कुल सही है लेकिन कैलकुलेशन एरर हो गया और वैल्यू गलत आ गई ना, तो अगर आप बच्चा डायरेक्ट ये लिखेगा ना x2 = दिस और ये वैल्यू गलत है, तो एग्जामिनर को ऐसा लगेगा कि बच्चे को शायद डालना ही नहीं आता। अगर वैल्यू सही है फिर तो मसला नहीं है, लेकिन अगर वैल्यू ठीक नहीं है ना तो एग्जामिनर मेथड का मार्क भी नहीं देगा, आगे एक्यूरेसी के मार्क तो वैसे ही नहीं मिलने, क्योंकि पहले रिजल्ट गलत होगा तो बाकी कैसे सही होगा। तो इसीलिए मैं मेरी मेरी गाइडेंस ये है कि बेहतर ये है कि पहली दफा जब आप इनपुट कर रहे हो इनिशियल वैल्यू तो जो इक्वेशन है उसमें डाल के बाकायदा दिखाएं, जैसे मैंने डाल के दिखाया। बाकी दफा खाली रिजल्ट लिखें, लेकिन पहली दफा डालकर दिखाएं ताकि मेथड का नंबर सिक्योर हो जाए, ताकि गलती से भी गलती हो जाए तो एग्जामिनर कम से कम ये तो देख ले कि बच्चे का मेथड सही है, कहीं कैलकुलेशन एरर हुआ इसलिए उसकी वैल्यू ठीक नहीं है। तो पहली दफा गाइडेंस के मुताबिक ये गाइडेंस ये है कि पहली दफा डालकर दिखा दे। तो आपने जब 3 टाइम्स 2 + 5 डाला तो आपके पास 2.22398 आया। आलिया ये आंसर आ गया आपका, आपने बोला था जी आ गया। जी सर। अब बेटा ये x2 जब डालेंगी ना आप, अब ये x2 जब डालेंगे ना xn की जगह तो आपके पास x3 हासिल हो जाएगा। तो x2 हासिल करने के लिए आपको 2.22398 डालना है, ऐसा ही है जी आलिया, डालना है ना। नहीं सर, क्यों डालना है? देखो x1 डाला था तो x2 आया, जी। मामला आगे बढ़ाना है, x3 निकालना है, तो x3 निकालने के लिए x2 डालेंगे, ठीक है सर। फिर x4 निकालने के लिए जो x3 आएगा वो डालेंगे, है ना। अब ठीक है सुनो, सर।
अब x2 डालने के लिए या तो मेरा पास ऑप्शन ये कि मैं इस 2 की जगह पे 2.22398 लिखूं, और एक बेहतरीन ऑप्शन ये है कि जहां आपने 2 लिखा था ना, वहां 2 एडिट करके 2 डिलीट करके आंसर की प्रेस कर दो। कैलकुलेटर में बॉटम पे एक आंसर की होती है, कि उसको मैं बता रहा हूं कि भाई 3 टाइम्स आंसर प्लस 5, कि अभी जो थोड़ी देर पहले तुमने आंसर निकाला था ना, अब मैं वो डालना चाह रहा हूं। तो 2 को डिलीट करके जरा आंसर वाली की प्रेस करो, 3 टाइम्स आंसर प्लस 5, ये लिख दिया आपने आलिया। हाँ जी सर, लिख दिया। अब एक दफा इक्वल टू दबाओ। सही है सर। अच्छा, आंसर में क्योंकि x2 डाला था आपने, आंसर में क्योंकि x2 था, तो अब जो आंसर आया वो x3 होगा, तो आपने लिख दिया x3। देखो ये आ रहा है 2.26837 डीपी में। हाँ जी सर, ये यार। अच्छा, अब आपने कुछ और नहीं करना, अब सिर्फ इक्वल्स टू दबाना है और गेम देखना है बस। क्योंकि अब जो x3 आया है ना आपके पास, आपके आंसर में ऑटोमेटिकली वो जा चुका है और आपने उसी को डालना है। तो आपने एक और इक्वल्स टू दबाएंगे तो अब x4 आएगा। अब हर इक्वल्स टू पे एक नया रिजल्ट आपको मिलेगा, अब आपको बार बार डालने की जरूरत नहीं। तब एक और इक्वल्स टू दबाएं तो आपके पास x4 आ जाएगा, क्योंकि आंसर ऑटोमेटिक अपडेट होता जाएगा और आपकी जो वैल्यू आप देना चाह रही हैं उस इक्वेशन को, वो भी अपडेट होती जाएगी। तो x4 अगला रिजल्ट आपका 2.27697 आ रहा है 2.27697 आ रहा है। अच्छा, फिर आपने फिर इक्वल टू दबाया तो 2.27862 आ रहा है, फिर आपने इक्वल टू दबाया तो 2.27894 आ रहा है। ये सारे रिजल्ट आ रहे हैं। जी सर, सारे। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, सर ये करना कब तक है, ये कब तक करेंगे ये काम हम, कब तक ये प्रोसेस को चलाएंगे। तो बेटा ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक 2 डीपी में कन्वर्ज ना हो जाए, मतलब जितने डीपी में मांगा है उसने, जितने सिग्निफिकेंट फिगर में या जितने डीपी में मांगा है, जब तक उस वैल्यू तक कन्वर्जेंस ना मिल जाए, उस वक्त उस मतलब उतनी एक्यूरेसी पे कन्वर्ज अगर नहीं होता तो आप चलते रहेंगे। जैसे मिसाल है, आपका आंसर 2.22 आ रहा था 2 डेसिमल प्लेस, तो ये देखे 2.27 था, फिर 2.28 हो गया, फिर आपने मजीद आगे किया तो फिर 2.28 आ गया, तो एक दफा और ट्राई किया तो फिर 2.28 आ गया, आपने कहा लगता है कन्वर्ज हो गया। 2 डेसिमल प्लेस में आंसर 2.28 ही आता जा रहा है। तो बताने का मकसद सारे डिजिट्स का कन्वर्ज होना जरूरी नहीं है। अगर आपकी वर्किंग 4 डीपी में या 5 डीपी में, तो 4 डीपी 5 डीपी सारे वैल्यूज कन्वर्ज होना जरूरी नहीं है, सिर्फ 2 डीपी में कन्वर्ज हो जाए काफी। बट इतना नहीं, कल के लिए आप इक्वल टू दबा दबा के ना, इक्वल टू कई दफा दबा के आप कन्वर्ट करने की जरा कोशिश करेंगे तो सारे डिजिट्स कन्वर्ट हो जाएंगे। जरा चेक करें, इक्वल टू कई दफा दबाएं तो आपको नजर आएगा कि आपकी वैल्यूज चेंज होना बंद हो गए एक वक्त पर आकर। एक फाइनल रिजल्ट अगर आपका करेगा ना, फाइनल जो कन्वर्जन का रिजल्ट होगा वो आपके पास क्या होगा, जरा मुझे बताएं, मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ। सर ये आ रहा है 2.27901। 2.27901, आगे भी डिजिट्स आ रहे होंगे कुछ? जी सर, 8786। बस इतनी ही है? जी सर, इतना ही है। अच्छा, अब हर इक्वल टू दबाने पे यही आंसर वापस आ रहा है, हाँ जी सर, यही आ रहा है। मतलब चेंज होना बंद हो गया। तो असल हकीकत तो ये है कि भाई कन्वर्ज तो पूरा का पूरा ही होगा, बट मुझे कब तक करना है, जितनी एक्यूरेसी पर आंसर मांगा है उतनी एक्यूरेसी पर कन्वर्ज होना जरूरी है। तो अगर 2 डीपी में आंसर मांगा है तो 2 डीपी में कन्वर्ज होता हुआ नजर आना चाहिए। वर्किंग बेशक 4 डीपी में या 5 डीपी में हो, वर्किंग तक भी पूरा कन्वर्ज करना जरूरी नहीं है। पूरा कन्वर्ज करना तो दूर की बात, जितने सिग्निफिकेंट फिगर या जितने डेसिमल प्लेस में वर्किंग करनी है उतने सारे डिजिट्स को भी कन्वर्ट करना जरूरी नहीं है। जहां तक कन्वर्ट करेंगे वहां तक कन्वर्ट करेंगे जहां तक आंसर की एक्यूरेसी डिफाइंड हो। तो मतलब 2 डेसिमल में आंसर मांगा है तो 2 डीपी में कन्वर्ट जैसे होगा आप आंसर देने की पोजीशन में है। हाँ, अपने इत्मीनान कल के लिए कन्वर्ट करके देख लिया करें कि भाई मैंने आंसर सही तो दिया है ना, कहीं जज्बात में मैंने पहले तो मैं रुक के आंसर नहीं दे दिया। इस चीज को आप कंफर्म कर लिया। तो अब आपका कन्वर्ज क्योंकि 2 डीपी में हो चुका है 2.28, तो वही आपका आंसर होगा। लिहाजा इस इक्वेशन का रूट है एक्स इक्वल टू 2.28। अब क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं है, डेसिमल में है, राउंडेड ऑफ है, लिहाजा इसको कहते हैं कि ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, बट ये एग्जैक्ट नहीं है। बट ये बाकी दो मेथड्स के मुकाबले में ज्यादा बेहतर इसलिए है कि बाकी दो मेथड्स ने तो खाली लोकेशन बताई थी, इसने बाकायदा वैल्यू बताई। अब वैल्यू राउंडेड ऑफ है, एग्जैक्ट नहीं है, बट एटलीस्ट वैल्यू तो पता चल गई, रूट तो पता चल गया। तो आइट्रेशन मुझे इक्वेशन का रूट निकालने में मदद देता है। जनाब, ये बात आपको समझ आई जो मैंने समझाने की कोशिश की है? सर सर, ये अगर थ्री थ्री उसका बोलता है डेसिमल प्लेसेस का, तो फिर हम क्या आंसर देंगे? अगर 3 डेसिमल प्लेस में आंसर कहता है कि 3 डेसिमल में आंसर दो ना, तो तुम आप देती 2.277 आ रहा है, 2.279 आंसर आ रहा है, 2.279 आंसर आ रहा है। 3 डीपी में आंसर क्या आना शुरू हो गया, 2.279।
और आप थोड़ा सा और रिजल्ट भी देखती तो आप देखो एंड तक भी आपने देखा तो 3 डेसिमल में आंसर क्या आ रहा है, 2.279। तो 3 dB में कन्वर्ज होना जिस पॉइंट पे शुरू हुआ ना वो यहाँ है 2.277, 2.279 चेंजिंग आ रही है। तुमने एक और चेक किया 2.279, हमने कहा एक दफा और चेक कर लेते, तो फिर तुमने 2.279 आया, अच्छा तुमने कहा 3 dB में 2.279 आ रहा है, तुमने 2.279 आंसर दे दिया 3 dB में। और अगर आपने सही है सही। एंड तक भी कन्वर्ट कर लिया तो आपने उसमें भी देख लिया कि जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है उसमें भी 3 dB में आंसर 2.279 है, तो बिल्कुल लॉक हो गया, ये आपका फाइनल आंसर होगा x इक्वल टू 2.279। अच्छा, अब जो नॉलेज थी ऑफ कन्वर्जेंस के भाई कभी कन्वर्ज होता है कभी कन्वर्ज नहीं होता, तो वो मेथड 2 से ये इल्म आपको होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर सिलेबस में यही कहा है कि बच्चे को पता होना चाहिए कुछ आइट्रेशंस कन्वर्ज होती हैं कुछ कन्वर्ज नहीं होती, ये नॉलेज बच्चे के पास होनी चाहिए। तो जब आपने ये वाला इक्वेशन देखा x इक्वल 1/3 x³ - 5, तो यहाँ कन्वर्ज नहीं होगा, आप ट्राई कर लें, इनिशियल वैल्यू 2 डाल के जरा आप देखें, तो जरा यहाँ इसमें पुट इन करो। दाऊद आपने कैलकुलेशन की, ये जो मैं कैलकुलेशन करवा रहा था यस सर। कन्वर्ज हो रहा था आपका भी? जी सर बिल्कुल। सही है। अब आपने 1/3 यहाँ चेक करें, 1/3 ब्रैकेट 2³ - 5, तो आपके पास 1 आ रहा होगा, फिर आप जहाँ 2 लिखा था वहाँ 2 हटा के आंसर लिखेंगे और इक्वल टू दबाएंगे, तो -1.3333 -2.45679 -6.60958 -97.91654। आपने कहा ये क्या हो रहा है, जंप्स लग रहे हैं, वैल्यूज में जंप्स लग रहे हैं, कन्वर्ज होना तो दूर की बात सब्सटैंशियल डिफरेंस आ रहा है। तो बस जब इस तरह का डिफरेंस आना शुरू हो जाए तो फिर आपने घबराना नहीं है। बच्चा बोले ना यार मैं यकीनन कन्वर्स तो होना चाहिए, कन्वर्स तो होना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है? तो अगर आपको ये नॉलेज ही नहीं होगी कि भाई हर इक्वेशन कन्वर्स नहीं होता तो आप घबरा जाएंगे। लिहाजा इस हकीकत से आपको आशना होना है, ये आपको हकीकत का सामना करना है, इस बात का आपको पता होना चाहिए कि भाई हर इक्वेशन कन्वर्ज नहीं होता। इट डिपेंड्स अपॉन द रीअरेंजमेंट ऑफ द इक्वेशन। तो वो रीअरेंजमेंट आपको जो दी होगी वो कहेगा ऑब्टेन द रूट यूजिंग द फॉलोइंग आइट्रेशन, आइट्रेटिव फॉर्मूला, तो आप समझ जाएंगे कि एग्जामिनर की रीअरेंजमेंट है ये कंफर्म कन्वर्ज होगी। बट अगर कभी कहे state with a reason whether the following converges or not, if it converges then write the root, if it does not converge then state the reason, तो आप वैल्यूज पुट इन करेंगे, वैल्यूज जंप जंप कर रही हैं, तो आप बोलेंगे देखें आई एम ट्राइंग एंड आई एम कॉन्स्टेंटली गेटिंग डिफरेंट वैल्यूज देयरफॉर इट डज नॉट कन्वर्ज and therefore there will be no root out of this, I cannot obtain the root through this rearrangement। लेकिन जब एक तरीके से आपने जब देखा तो आपने वहां कन्वर्ज होता हुआ नजर आया, और जो कन्वर्ज होकर रिजल्ट आया उसके बेसिस पर आपने रूट दे दिया। तो ये नॉलेज आपके लिए भारत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि कभी कभार कुछ आइटरेटिव फॉर्मुलाज कन्वर्ज होते हैं कुछ नहीं होते, बट एग्जामिनर जब आइटरेटिव फॉर्मुला देगा कहेगा रूट निकालो, तो फिर ये नहीं कह सकते कि भाई ये रूट नहीं निकलेगा, नहीं भाई उससे रूट निकलेगा, जब कहा है तो निकलेगा। सही है। तो ये तीसरी चीज थी आइट्रेशन, जो 3 नंबर के फ्री मार्क्स होते हैं, बस आपको पुट इन करना आना चाहिए, कैलकुलेटर का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। जहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इन्वॉल्वमेंट होगी सेक कोसेक कॉट और तकरीबन सवालात में होती है, वहां आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि आपका कैलकुलेटर रेडियन मोड पर होगा। सही है। ये बात बिल्कुल परफेक्टली क्लियर हो गई, एक्नॉलेजमेंट देते हैं फिर आगे बढ़ो इंशाल्लाह। ओके ग्रेट। चल अब एक पास बस एक्सप्लेनेशन तो इतनी है, बाकी अब सवाल, एक सवाल है उसके थ्रू हम मुकम्मल कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए पास का सवाल किस तरह से आता है। बाय स्केचिंग अ सुटेबल पेयर ऑफ ग्राफ्स शो दैट द इक्वेशन 2 - x equals ln x has exactly one root। By sketching a suitable pair of graphs show that the equation 2 - x equals ln x has exactly one root। सुटेबल पेयर ऑफ ग्राफ्स आपने स्केच करने और आपने ये शो करना है कि 2 - x equals ln x का एग्जैक्टली वन रूट होता है मतलब। अब ये पहला पार्ट क्या है, स्केचिंग अ सुटेबल पेयर ऑफ ग्राफ्स, मैंने कहा था ना एक एस्पेक्ट पेयर ऑफ ग्राफ्स, अब इसमें करते क्या है, तो याद रखें लेफ्ट साइड पर जो इक्वेशन होता है वो भी y होता है, हम करते थे ना ग्राफ्स ऑफ फंक्शन ओ लेवल्स में भी करते हैं, आईजीसीएस में भी करते हैं। राइट साइड पर जो इक्वेशन होता है वो भी y होता है। तो एक हो गया y इक्वल्स 2 - x और एक हो गया y इक्वल्स ln x। तो y इक्वल्स 2 - x अलग प्लॉट होगा, y इक्वल्स ln x अलग प्लॉट होगा, और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट सिर्फ एक आएगा।
और यहाँ डोमेन स्पेसिफाइड नहीं है किस रेंज में, तो बस आप अ, अपने हिसाब से बना लें और बता दें कि भाई इसका एक रूट है। अच्छा, y इक्वल्स टू माइनस एक्स जो है ये कौन सी लाइन है? ये एक लीनियर लाइन है। लीनियर लाइन की स्केचिंग आपने ओ लेवल्स और आईजीसीएसई में भी सीखी है, और आपने एएस में P1 में हम फंक्शंस किया करते थे तब भी ये रीइंफोर्समेंट हुई है। तो ये हमेशा लीनियर लाइन की स्केचिंग के लिए हम जानते हैं कि हमें कम से कम 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो हमने एक्स जीरो डाल दिया तो y2 आ गया, तो एक पॉइंट हो गया 0,2। और जब x2 डाला तो y0 आ गया, तो एक हो गया 0,2, एक हो गया 2,0। लाइन हमने ज्वाइन की और एक्सटेंड कर दिया, तो लाइन बन गई। तो y इक्वल्स 2 माइनस एक्स, यहाँ से हमारी एक लाइन बन जाएगी। और y इक्वल्स ln x, यहाँ से हमारी दूसरी लाइन बन जाएगी, कर्व बन जाएगा, सॉरी, बाय स्केचिंग अ सूटेबल पेयर ऑफ ग्राफ्स था ना। तो ये जो ग्राफ है y इक्वल्स 2 माइनस एक्स, ये एक स्ट्रेट लाइन है। और y इक्वल्स ln x, ये एक कर्व है। और y इक्वल्स ln x का ग्राफ तो मैंने कल सिखाया था कि एक्स इज ग्रेटर देन 0 है तो एसिम्प्टोट इसकी जो है वो x इक्वल टू 0 वाली लाइन होगी। ये मैंने सारे रूल्स कल बताए थे, सही है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने क्या किया, 2,0 और 0,2 को लेते हुए हमने एक लाइन बना ली। तो ये लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन प्लॉट हो गई, पहला ग्राफ बन गया। फिर एलएनएस का ग्राफ मैंने आपको बताया था कि इसके लिए हमें डोमेन चाहिए होता है, एक्स इज ग्रेटर देन 0 डोमेन होगा। एसिम्प्टोट का इक्वेशन होगा एक्स इक्वल टू 0 यानी कि वाई एक्सिस। और इसके अलावा एक्स इंटरसेप्ट निकालने का कहा था, जिसके लिए वाई जीरो। तो वाई जीरो करेंगे तो एल एन एक्स इक्वल 0 से एक्स इक्वल टू ई पावर 0 के मुताबिक x1 आ जाए। तो 1,0 हमारा एक्स इंटरसेप्ट है। और बाकी हमारा कर्व एल एन एस का कल बनाना सिखाया था वो हमने बना लिया। तो हमने एक स्ट्रेट लाइन, जिसने ग्राफ वाली क्लास मिस की है वो ग्राफ वाली क्लास पहले लेगा फिर उसको समझ आएगा। तो हमारी स्ट्रेट लाइन जो है वो बन गई और हमारा कर्व बन गया। हम देख सकते हैं कि हमें नजर आ रहा है कि बाकायदा एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब जितना भी एक्सटेंड कर दें, कर्व को इतना एक्सटेंड कर दें, लाइन को जितना भी एक्सटेंड कर दें, इंटरसेक्शन पॉइंट तो इनका एक ही रहेगा। तो हमें हमें क्या क्या हमने क्या कहा, हमने लाइन बनाई, पहली लाइन बनाई, y को 2 माइनस एक्स लेबल किया, कर्व पे हमने y को ln x लेबल किया और हमने बता दिया, लिखा भी हमने y को 2 माइनस एक्स, y को ln x। अच्छा, हमने एक लाइन या कर्व में से कोई एक चीज बनाई तो एक नंबर मिला, दूसरा ग्राफ बनाया और कमेंट लिखा तो दूसरा नंबर मिला। तो कमेंट क्या है, एज द ग्राफ्स इंटरसेक्ट एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट हेंस इट हैज एग्जैक्टली 1 रूट। अब देखें लोकेशन भी पता चल गई कि देखें 1 से 2 के दरमियान कहीं रूट लाई करता है, अप्रोक्सीमेट लोकेशन का पता चल गया, नंबर ऑफ रूट्स का भी पता चल गया और अप्रोक्सीमेट लोकेशन का भी पता चल गया। तो हमारी अप्रोक्सीमेट लोकेशन जो है, जो हमारी अप्रोक्सीमेट लोकेशन है ना, वो 1 से 2 के दरमियान। वो तो बतानी नहीं थी, लेकिन मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। हमें तो खाली यही साबित करना था कि भाई दोनों ग्राफ्स का एक इंटरसेक्शन पॉइंट, एज द टू ग्राफ्स इंटरसेक्ट एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, हेंस इट हैज एग्जैक्टली 1 रूट। जो शो करना था शो हो गया। ये आपका पार्ट नंबर ए हो गया, सही है। अच्छा, ये पार्ट नंबर ए मेरे ख्याल से बात समझ आ गई, बात समझ आ गई, पार्ट ए क्लियर है, नॉलेज कर दें। सही है भाई, ग्रेट हो गया। अच्छा, अब देखें पार्ट बी, साइन चेंज रूल जो बताया था, वेरीफाई बाय कैलकुलेशन दैट दिस रूट लाइज बिटवीन 1.4 एंड 1.7। अब देखिए यहाँ से अंदाजा तो हो रहा था कि 1 से 2 के दरमियान है, लेकिन इसने एग्जैक्टली पूछा है कि बताओ और साबित करो कि वो रूट 1.4 से 1.7 के दरमियान लाई करता है। तो साइन चेंज रूल में पता है क्या करते हैं, पूरा इक्वेशन एक साइड पर लेकर आते हैं। अच्छा, इसको वैसे करने के दो मुख्तलिफ तरीके होते हैं, मैं आपको एक तरीके पे अभी फोकस रख रहा हूँ, फिर दूसरा भी बताऊंगा। अगर 2 माइनस एक्स इक्वल्स एल एन एक्स है, 2 माइनस एक्स इक्वल्स एल एन एक्स है, तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि एक नेट इक्वेशन बना लें। या तो 2 माइनस एक्स को आप लेफ्ट से राइट पर ले जाएं, तो ये हो जाएगा एल एन एक्स माइनस 2 प्लस एक्स, या एल एन एक्स प्लस एक्स माइनस 2, किसी भी सीक्वेंस में, किसी भी यस किसी भी सीक्वेंस में लिख दें। या फिर 2 माइनस एक्स माइनस एल एन एक्स इक्वल 0 कर लें। तो पहले मैंने एल एन एक्स को यहाँ शिफ्ट किया, तो पहले मैंने एक सिंगल इक्वेशन बनाना है, दोनों तरफ के जो अलग अलग लिखा हुआ था उसको इक्वल टू 0 फॉर्म में लाना है। तो 2 माइनस एक्स माइनस एल एन एक्स इक्वल 0। उसके बाद मैंने इसको नाम भी दे दिया, लेट एफ एक्स इक्वल्स। इससे बहुत फायदा होता है, जब मैं इसको नाम देता हूँ ना तो मेरे लिए इनपुट करना आगे आसान हो जाता है। तो पहले मैं पूरे इक्वेशन को एक तरफ शिफ्ट कर लूंगा और इक्वल टू 0 दूसरी तरफ आ जाएगा। फिर उसको एक नाम दे दूंगा, लेट एफ एक्स इक्वल्स 2 माइनस एक्स एल एन एक्स। और याद रखना है कैलकुलेटर रेडियन मोड पर होना चाहिए, यहाँ एल एन है तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन नॉर्मली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है और फर्क पड़ता है। तो बस आदत यही बनाए कि आइट्रेशन करने के लिए आपने रेडियन मोड का इस्तेमाल करना है।
अच्छा, अब क्या करेंगे, अब जब एक नेट इक्वेशन बन गया जिसका एफ एक्स का नाम भी दे दिया, अब आप एक्स में एक दफा 1.4 डालेंगे और एक दफा 1.7 डालेंगे, और सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि जो वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव है, ये जो वैल्यू आ रही है नेगेटिव है, नहीं, बल्कि वैल्यू लिखेंगे भी, जरूरी है। कुछ बच्चे ये करते हैं, एफ में 1.4 डालते हैं और लिख देते हैं एफ 1.4 ग्रेटर देन 0 आ रहा है, एफ 1.7 डालते हैं, कहते हैं लेस देन 0 आ रहा है। नहीं भाई, ये ड्रामेबाजी नहीं है। इसका मतलब एग्जामिनर ये समझ जाएगा कि आपने तो वैल्यू डाली ही नहीं है, आपने वैल्यू डाली ही नहीं है, आपने इनपुट ही नहीं की है, और आपने तो जुगाड़ लगा दिया। आप तो ऐसे ही बस आए बाएं शाये कर रहे हो। नहीं भाई, बताना है उसको कि मैंने इनपुट किया है, कैलकुलेटर उठाया है, वैल्यू डाली भी है, वैल्यू निकाली भी है। तो वैल्यू निकाली है तो लिख दो ना यार, लिखने में क्या कंजूसी। तो एफ में जब 1.4 डाला तो 2 माइनस 1.4 माइनस एल एन 1.4 बन गया 0.26353। 5 एस में मैंने वैल्यू लिख दी, 3 एस में लिखेंगे, कम में भी लिखेंगे, मसला नहीं, लेकिन थोड़ी एक्यूरेसी तो लिखेंगे। तो मैंने 5 एस आदत के मुताबिक वर्किंग 5 एस में करता हूँ, 5 एस लिख दिया। 3 एस भी लिख सकते थे, कोई मसला नहीं था। अच्छा, एफ में 1.7 डाला तो मेरे पास माइनस 0.231 आया। तो मैंने बताया देखो, देयर इज अ साइन चेंज, देयर इज अ साइन चेंज। या तो मैं बता दूं कि f1.4 is greater than 0 and f1.7 is less than 0, hence the root lies between 1.4 and 1.7, इस तरह से लिख दूं। या मैं अगर इतना भी एग्जामिनर को कम्युनिकेट कर देता हूँ कि मुझे पता है साइन चेंज हुई है, तो देयर इज अ साइन चेंज, आपने ये आइडेंटिफाई किया और आपने लिख दिया, as there is a sign change, hence the root lies between x equals 1.4 and x equals 1.7। ये एक तरीका है जो आप फॉलो करते हैं। अच्छा, इसका मार्किंग स्कीम है ना, एक और मेथड भी लिखा हुआ होता है, और वो पता है क्या है, वो ये है कि दोनों तरफ सब्स्टिट्यूशन करते हैं 1/1। अब जैसे x इक्वल्स 1.4 अगर है ना, तो दोनों तरफ डालेगा एग्जामिनर, 2 माइनस एक्स में भी डालेगा और ln x में भी डालेगा। तो जरा डालें, 1.4 डालेंगे तो 2 माइनस एक्स का आंसर आएगा 0.6, और ln 1.4 का आंसर आएगा 0.336। मिसाल है, 3 SF में लिख रहा हूँ 0.336। तो आपने कहा 0.6 इज ग्रेटर देन 0.336, और जब आपने x इक्वल टू 1.7 डाला, तो आप देखें 2 माइनस 1.7 आ जाएगा 0.3, और जब आप ln में डालेंगे तो ln 1.7 का आंसर आ जाएगा 0.531। तो ये लेस देन हो गया। तो एक दूसरा मेथड मार्किंग स्कीम में लिखा होता है कि सब्स्टिट्यूट द फर्स्ट वैल्यू ऑन बोथ द साइड्स and proving that left side, one of the side is greater than the other side, and then putting in the second value and showing कि जो साइड पहले ग्रेटर दिया वो लेसर हो गई। एक तो तरीका ये कि पूरे इक्वेशन को एक तरफ ले, इसी को फॉलो करें आप कंसिस्टेंटली, इसको हमेशा फॉलो करें सालों तक। यही मेथड मैंने सिखाया भी और मैं फॉलो भी करता रहा हूँ, क्योंकि रूट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको जो मेन सिखाया था वो यही सिखाया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइन चेंज रूल के मुताबिक। यहाँ अगर आप देखोगे तो 0.6 अगर 0.336 से ग्रेटर है तो माइनस करने के बाद यकीनन पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और यहाँ जब ये लेसर है तो माइनस करने के बाद नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो असल बात वही आती है, साइन चेंज रूल वाली बात ही आती है। बट ये अलग अलग करने की लॉजिक क्या है कि जब एक स्टैंड अलोन ग्राफ होता है तो फिर पॉजिटिव और नेगेटिव की बात होती है, लेकिन जब दो ग्राफ्स होते हैं तो ये उसूल है कि इंटरसेक्शन पॉइंट पर दोनों ग्राफ्स बराबर होते हैं। तो इंटरसेक्शन पॉइंट से पहले अगर 1.4 पे, इंटरसेक्शन पॉइंट से पहले 1.4 वैल्यू लाई करती है, तो x 1.4 पे अगर पहला ग्राफ ऊपर है, लेफ्ट वाला ग्राफ ऊपर है और राइट वाला नीचे है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट के बाद लेफ्ट वाला नीचे हो जाएगा और राइट वाला ऊपर हो जाएगा। देखें ना, इंटरसेक्शन से पहले देखें, ln x जो है इंटरसेक्शन पॉइंट से पहले देखें, 2 माइनस एक्स ऊपर है और ln x का ग्राफ नीचे। तो यही यहां पर पता चल रहा है, 2 माइनस एक्स की वैल्यू ज्यादा है और ln x की वैल्यू कम है। और रूट के बाद, क्योंकि ये रूट तो 1.4 और 1.7 के दरमियान है ना, तो रूट से पहले यानी कि 1.4 पर 2 माइनस एक्स की वैल्यू ज्यादा है और ln x की वैल्यू कम है। और रूट यानी कि 1.4 के 1.4 से 1.7 के दरमियान रूट था ना, तो रूट के बाद यानी कि 1.7 पर ln x की वैल्यू ज्यादा हो गई है और 2 माइनस एक्स की वैल्यू कम हो गई है। 2 माइनस एक्स नीचे है और ln x ऊपर। तो एक तरीका ये होता है कि आपने पूरे इक्वेशन को एक तरफ लेकर आ गए आप,
पूरे इक्वेशन को आप एक तरफ लेकर आ गए, इक्वल टू 0 कर दिया, उसको नाम दे दिया fx का, और पहली वैल्यू डाली तो एक दफा पॉजिटिव आंसर आया, दूसरी वैल्यू डाली तो एक दफा नेगेटिव आया। पहली दफा पॉजिटिव दूसरी दफा नेगेटिव, या पहली दफा नेगेटिव दूसरी दफा पॉजिटिव, ये कोई फिक्स नहीं। इट ऑल्सो डिपेंड्स कि कोई बच्चा जो है ln x को लेफ्ट साइड पर लेकर आया है, कोई बच्चा अगर x को मान ले जाता प्लस x माइनस 2 इक्वल 0 कर देता, तब 1.4 डालने पे उसका नेगेटिव आता और 1.7 डालने पे पॉजिटिव आता। 1.4 पे नेगेटिव आता, 1.7 पे पॉजिटिव आता, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता। तो रीअरेंजमेंट किसी भी तरह करें, लेफ्ट साइड पर ले जाए पूरा या राइट साइड पर ले जाए, लेकिन साइंस दोनों दफा लगाएंगे, एक दफा पॉजिटिव साइन आएगी और एक दफा नेगेटिव साइन आएगी। तो पूरा इक्वेशन एक तरफ ले जाके इक्वल टू 0 कर दें, उसको fx का नाम दे दें, पहले वैल्यू डालें, दूसरी वैल्यू डालें और साबित कर दें कि देखो साइन चेंज। एक ये तरीका होता है, इसी को फॉलो कर लें। और एक तरीका ये भी होता है कि अगर दो ग्राफ्स हैं तो लेफ्ट साइड पर पहली जो वैल्यू दी हुई 1.4, उसको लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों पे डाला तो लेफ्ट साइड वाला इक्वेशन ऊपर होगा, ग्रेटर होगा, और राइट साइड वाला नीचे होगा। और 1.7 डालने पर लेफ्ट साइड वाला नीचे हो चुका है और राइट साइड वाला ऊपर हो चुका है। तो जो चीज पहले ऊपर थी अगर वो नीचे जा चुकी है, इसका मतलब उसके दरमियान का इंटरसेक्शन हो गया। 0.6 लेफ्ट साइड अगर ग्रेटर देन राइट साइड है, और अब वही लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड से लेसर हो चुका है, इसका मतलब इन दोनों की इंटरसेक्शन 1.4 से 1.7 के दरमियान हो चुकी है। सही है, तो हेंस यहाँ पर हम कंक्लूजन ड्राइव कर लेंगे कि at 1.4 the first graph was above and at 1.7 the other was above, therefore the root lies between 1.4 and 1.7। सही है, लेकिन हमने जो पूरा अब तक पूरी जो एक मेंटालिटी क्रिएट की थी साइन चेंज रूल वाली, वो हमें यहाँ नजर नहीं आ रही। लेकिन लिहाजा साइन चेंज वाली मेंटालिटी को फॉलो करने के लिए आई विल रिकमेंड कि आप इसी अप्रोच को फॉलो करें। बट आई ऑल्सो वांट कि माय स्टूडेंट्स शुड नो ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस, तो दे शुड नो कि भाई ये जो मार्किंग स्कीम ऑल्टरनेटिव अप्रोच लिखी हुई है इसका मतलब क्या है। ये पार्ट ए और पार्ट बी दोनों कर लिए, पार्ट बी की दोनों अप्रोचेस मैंने आपके सामने रख दी। मुझे बताएं दोनों अप्रोचेस क्लियर हैं? हम फॉलो करेंगे मेथड 1, सही है, हम मेथड 1 को ही फॉलो कर रहे होंगे क्योंकि हमने इसी मेंटालिटी साइन चेंज रूल के मुताबिक ही इसको सीखा है, लिहाजा हम साइन चेंज रूल को ही फॉलो करेंगे। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा आप ये फॉलो करें। इस पर कमेंट लिखना भी आसान है, देयर इज साइन चेंज, वरना यहाँ कमेंट लिखने में थोड़ी मुश्किल हो जाएगी आपको। तो यहाँ आसानी है, आपने हाईलाइट किया देयर इज साइन चेंज और आसानी आपने लिख दिया, सही है। तो वी विल फॉलो मेथड 1 इंशाल्लाह, बट वी शुड बी नोइंग कि मेथड 2 भी कोई एग्जिस्ट करता है। मुझे बताएं क्लैरिटी है यहाँ तक, बात क्लियर हो गई है? एक्नॉलेजमेंट दे दें एक दफा, कुछ पूछना है तो पूछ लें। अच्छा अब देखें, पार्ट ए हो गया, पार्ट बी हो गया, पार्ट सी देखते हैं। Show that this root also satisfy the equation x equals 1/3 times 4 plus x minus 2 ln x. This root? Which root? Which root? अरे भाई वो रूट जो स्केचिंग के थ्रू आपने बताया कि इन दोनों इक्वेशंस का एग्जैक्टली वन रूट है, और आपने वेरिफिकेशन के थ्रू बताया कि वो रूट 1.4 से 1.7 के दरमियान लाई करता है। साबित करो कि वो रूट जिसकी अभी तक बात हो रही थी, वो रूट जिसकी अब तक बात हो रही थी, वो रूट ये इस नए वाले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है। आपने कहा यार अजीब बात है, 2 माइनस एक्स इक्वल एन एक्स वाले इक्वेशन का रूट आखिर ये नीचे वाले इक्वेशन को कैसे सेटिस्फाई करता है? बड़ी अजीब बात है यार। तो आपने कहा यार ये तो ऐसे ही हो सकता है, ये तभी मुमकिन है जब ये दोनों इक्वेशन सेम हो, दिखने में अलग अलग नजर आ रहे हैं लेकिन दर हकीकत सेम है, दर हकीकत सेम है। आपने कहा अच्छा ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? कह रहा है जिस रूट की बात कर रहे थे ना, साबित करो कि वो रूट इस नीचे वाले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो पता है क्या करोगे, जो नीचे वाला इक्वेशन दिया हुआ है ना, या तो उसको ऊपर वाले के बराबर लाकर दिखा दोगे, या ऊपर वाले के साथ खेल के उसको नीचे वाले के बराबर लाकर दिखा दोगे। यूजुअली हम यही करते हैं कि नीचे वाले को रीअरेंज करके बता देते हैं कि देखो बेटा ये ऊपर वाले के बराबर ही तो है, ये दोनों सेम ही तो इक्वेशन है, खाली रीअरेंजमेंट डिफरेंट है बस। या फिर ऊपर वाले को रीअरेंज करके बता दिया कि नीचे वाला बन रहा है, या नीचे वाले को रीअरेंज करके बता दिया कि ऊपर वाला बन रहा है। किसी ना किसी तरह साबित करना है कि ये दोनों इक्वेशन जो है वो आइडेंटिकल ही हैं भाई, दिखने में अलग अलग नजर आ रहे हैं, बस रीअरेंजमेंट का फर्क है, बाकी सेम ही तो है। तो ये करवाना चाह रहा है, ये करवाना चाह रहा है कि जो मैंने इक्वेशन आपको दिया है इसको रीअरेंज करो और साबित कर दो कि वो भी 2 माइनस एक्स इक्वल एन एक्स फॉर्म में आ सकता है। अगर ऐसा हो गया
इसका मतलब आप साबित कर चुके हो कि वो रूट जिसकी अब तक बात हो रही थी वो इस वाले को भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ये उसी वाले इक्वेशन की रीअरेंजमेंट है। सिंपल सी बात है। देखिए मैंने क्या किया, मैंने इस इक्वेशन को जो गिवन था इसको मैं इस पे वर्किंग शुरू करूंगा, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, एक तरफ लेकर आऊंगा और ये साबित करना है। तो आइए देखते हैं। x इक्वल्स 1/3 4 प्लस एक्स माइनस 2 ln x, 3 मल्टीप्लाई किया 3x इक्वल्स 4 प्लस एक्स माइनस 2 ln x, 2 ln x को मैं लेफ्ट पे लेकर आ गया, तो 2 ln x इज इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स माइनस 3x, 4 माइनस 2x हो गया। वो फिर 2 को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, या पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें ऐसे कह लें, तो ln x इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स हो गया। ln ऐसे शो करना होगा तो बड़ी एहतियात से शो करेंगे, तो मैंने सारे स्टेप्स शो किए, 2 डिवाइड हुआ तो ln x इक्वल 2 माइनस एक्स हो गया। हमने कहा बोथ इक्वेशंस आर आइडेंटिकल, हेंस शो। ये जो इक्वेशन पार्ट सी में दिया हुआ आपने वो वाला, और जो पार्ट नंबर ए में दिया हुआ था वो सेम ही तो है। इक्वेशन इन पार्ट सी इज आइडेंटिकल टू इक्वेशन इन पार्ट नंबर ए, व्हेन बोथ द इक्वेशंस आर आइडेंटिकल हेंस शोन। तो मैंने नीचे वाले इक्वेशन को उठा के ऊपर वाले के लाकर बराबर खड़ा कर दिया, लिहाजा मैंने प्रूफ कर दिया कि दोनों इक्वेशंस आइडेंटिकल हैं, बोथ इक्वेशंस आर आइडेंटिकल। ये आपका पार्ट सी भी मुकम्मल हो गया। और जो पार्ट डी है वो तो आइटरेटिव फॉर्मूला है। यूज द आइटरेटिव फॉर्मूला xn+1। पहले ये पार्ट डी कर लें, फिर कुछ कॉपी करना हो तो कर लीजिएगा, मेरे साथ साथ पहले ये कर लें। use the iterative formula xn+1 equals 1/3 4 plus xn minus 2 ln x with initial value x equals to 1.5, x1 equals 1.5 to find this root correct to 2 decimal places. Give the result of each iteration to 4 decimal places. जी दाऊद, क्या करेंगे, कैसे प्रोसेस करेंगे, समझ आया वह? पार्ट डी बता सकते हो कैसे करना है? सर हम ये कैलकुलेटर के अंदर पुट करेंगे और एक्स एन की जगह हम 1.5 पुट करेंगे। वेरी गुड, अब जरा डाल के बताओ, उठाओ कैलकुलेटर जी जी। और लिखो 1/3 ब्रैकेट 4 प्लस 1.5 -2 ln 1.5। सर 1.5630। चलो जी। अच्छा पहली दफा मैंने कहा था इनपुट करके भी दिखाओगे, बाकायदा वर्किंग दिखाया करो। तो 4 प्लस 1.5 माइनस 2 ln 1.5, ये मेथड का मार्क आपको मिला देगा ये चीज। अगर वैल्यू सही होगी तो मामला हो जाएगा, लेकिन वैल्यू गलत भी हो गई तो ये वर्किंग आपको बचा लेगी, एक नंबर आपको नहीं खोएगा। लिहाजा मेथड का नंबर सिक्योर कर लिया करें। तो ये वाला वर्किंग पहली दफा दिखा दिया करें, तो दिखाने के बाद 1.5630 आ रहा था, सही है। अच्छा नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे दाऊद? सर फिर 1.5 की जगह उधर जाके आंसर लिख देंगे। वेरी गुड, आंसर 1.5 जो को यहाँ से भी होता है डिलीट करोगे, ANS। यहाँ भी ANS हम्म। आंसर की दबा दोगे, दोनों जगह से। और यहाँ भी कर दोगे, दोनों जगह। अब करो जरा, करके बताओ, आलिया आप भी साथ साथ करती रहे। सर 1.5566। बिल्कुल 4 DP में देना है राउंड ऑफ करके। अगर 6 के जी बाद 7 था तो ये राउंड ऑफ होकर 7 हो जाता, सही है। 1.5566। अच्छा आपको आइट्रेशन का जो रिजल्ट है वो 4 DP में देना है। ये 5 रुपए का सवाल ही है जो इस आप करेंगे, एग्जाम्पल नहीं है खाली, ये 5 रुपए का एक सवाल है, बिल्कुल एग्जैक्ट सवाल है ये 5 रुपए का। तो अब आपने कहा था फाइंड दिस रूट टू 2 डेसिमल प्लेसेस एंड गिविंग द रिजल्ट ऑफ ईच आइट्रेशन टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो 4 DP में रिजल्ट दिया, 2 DP में आंसर देना था, आपने क्या किया? अब इक्वल टू दबाया, 1.5566 आया। अब क्या करोगे दाऊद? अब सिर्फ इक्वल टू दबाओगे, यस फिर इक्वल टू दोबारा दबाया, इक्वल्स टू। 1.5572 आया, फिर इक्वल टू दबाया, 1.5571 आया। आपने कहा देखो कन्वर्ज होना शुरू हो, 1.56 था, 1.56 है, 1.56 है, 1.56, आपको 1.56 ही नजर आ रहा है, शुरू से 1.56 ही होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ। तो आपने कहा यार ये 2 डेसिमल प्लेस में तो कन्वर्ज हो चुका है, और 2 डेसिमल प्लेस में कन्वर्ज होने के बाद आंसर है x इक्वल 1.56, यही मेरा आंसर हो जाए। इत्मीनान कल के लिए इक्वल टू दबाते रहो दबाते रहो दबाते रहो जब तक कन्वर्ज ना हो जाए। तो उसमें भी देख लो एक दफा, ये जो फाइनल कन्वर्ज वैल्यू आ रही है उसमें भी कहीं 2 DP में 1.56 ही है या नहीं है। तो बस इत्मीनान कर लो, बाकी अगर इतनी वर्किंग दिखा रही है तो ये काफ़ी है। सही है जनाब, सबको बात समझ आ गई है किस तरह से हम जो है वो कन्वर्ज कर रहे हैं? सही है। ये आपका पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी सोल्यूशन मुकम्मल हो गया। इसको अपने पास नोट्स फॉर्म में लिख लें। लिख लिया? लिख रहे थे या नहीं लिख रहे थे, बताएं, लिख लिया या नहीं लिखा?
नोट डाउन कर लें फटाफट, शाबाश। इसको लिख लें अपने पास, लिख लें तो क्लियर एंड डन लिख दीजिएगा ताकि फिर हम, हाँ लिख लीजिएगा तो क्लियर एंड डन लिख दीजिएगा ताकि हम क्लास का इख्तिताम कर लें इंशाल्लाह, क्योंकि न्यूमेरिकल सोल्यूशन की एक्सप्लेनेशन अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई। इसके बाद इंशाल्लाह एलएमएस पर तो पास सिलेबस के सवालात हैं वो कवर करवाए हुए। पहला लेक्चर है वन क्वेश्चन 1 2 3 4 5, उस पर पहले 5 सवाल करवाए हुए। तो पहले 5 सवाल आप ट्राई करें, आपसे होते हैं या नहीं होते, दोनों सूरतों में पहले आप खुद से ट्राई करेंगे और फिर जो मेरा लेक्चर पास पेपर का है जिसमें मैंने क्वेश्चन 1 2 3 4 5 करवाए हुए उसको आप सुन लें और अपने पास सोल्यूशन लिख लें, क्योंकि पास पेपर की फाइल एलएमएस पे अपलोड हो जाएगी। पहले प्रिंट कर लीजिएगा, प्रिंट करने के बाद पहले 5 सवाल अटेम्प्ट कीजिएगा और 5 सवाल अटेम्प्ट करने के बाद होते हैं या नहीं होते, दोनों सूरतों में एक दफा ना वो वाला लेक्चर जरूर सुन लीजिएगा। उसको स्पीड बढ़ा के सुन लीजिएगा, लेकिन सुन लीजिएगा तो उसमें कोई ड्राई एजेस हैं वो पॉलिश हो जाएंगी, कोई ऐसी चीज है जो आपने गलत की होगी वो सही हो जाएगी, स्केचिंग अगर आपने सही नहीं किया कुछ गलत किया है तो आपको वहां से पता चल जाएगा। पहले 5 सवाल मेरे साथ रहनुमाई में कर लेंगे, पहले खुद अटेंड करेंगे, फिर मेरी रहनुमाई में उसको देख लेंगे, जो गलतियां होंगी उसको खत्म कर लेंगे, फिर उसके बाद एक तरतीब फॉलो करेंगे, सवाल करते जाएंगे और जहां फंसेंगे वहां फिर मेरी रिकॉर्डिंग देख लेंगे बाकी 5 रुपए के सवाल। सही है जनाब, क्लियर एंड डन लिख दीजिएगा जब हो जाए तो। जी आलिया कितना हो गया? जी हो गया सर। सही आलिया, क्लियरली समझ आ गया इस टॉपिक में हमने क्या क्या सीखा? जी सही क्लियर होगी। बस यही है इस टॉपिक में, बाकी सर्कुलर मेजर की स्किल्स हैं और उसके अलावा डिफरेंशिएशन डिवीजन के कुछ पार्ट्स होंगे जो अगर आते हैं तो कहीं बाय पार्ट्स लग रहा होता है कि कुछ लग के पहले इक्वेशन शो होता है और उसके बाद बाकी पार्ट्स न्यूमेरिकल के होते हैं। तो इंशाल्लाह प्रैक्टिस अच्छी होगी, बहुत सवाल आते हैं, अच्छी तरह सुकून से करें। पहले 5 सवाल प्रिंट करने के बाद डॉक्यूमेंट कीजिएगा, फिर 5 सवाल का लेक्चर देख लीजिएगा, बाकी फिर जहाँ मसला होगा उस हिसाब से लेक्चर देखिएगा। सही है, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक्सप्लेनेशन मुकम्मल कर लिए। 5 पेपर का काम आप लोग को दे दूंगा इंशाल्लाह, आज एलएमएस पे सब अपलोड हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे, कन्फ्यूजन कोई मसला है तो ज़रूर मुझे बता सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।